المسد. बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अबू लहब के हाथ टूट गए और वो खुद हलाक हो गया, न तो उसका माल ही उसके कुछ काम आया और न वो जो उसने कमाया। वो जरूर भड़कती हुई आग में दाखिल होगा और उसकी बीवी भी जो ईंधन सर पर उठाए फिरती है, उसके गले में मूंज की रस्सी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट IFRS 9 का स्टैंडर्ड हम देख रहे थे। पहले तो मैं क्विक रिकैप करवाता हूँ कि लास्ट क्लास में हमने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का क्या कॉन्सेप्ट कवर किया था और फिर हम आज का जो भी हमारा एजेंडा है उसको आगे लेके चलते हैं। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की सबसे पहले तो आपने हमें एक डेफिनेशन बताई थी। सर, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या था? सर, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, एक ऐसा अरेंजमेंट, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो एक कंपनी की बैलेंस शीट पे फाइनेंशियल एसेट क्रिएट करे, एक कंपनी की बैलेंस शीट पे फाइनेंशियल एसेट क्रिएट करे और दूसरी कंपनी की बैलेंस शीट पे या तो फाइनेंशियल लायबिलिटी या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट क्रिएट कर रहा हो। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो एक एंटिटी के लिए फाइनेंशियल एसेट हो और दूसरी एंटिटी के लिए या तो फाइनेंशियल लायबिलिटी या फिर इक्विटी हो, तो ये अरेंजमेंट, ये कॉन्ट्रैक्ट आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कॉन्ट्रैक्ट कहलाया जाएगा। फिर मैंने आपको बताया था कि मैं आपको फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी की इस वक्त डेफिनेशन कवर नहीं करवा रहा, सिर्फ एग्जांपल्स मैंने बताई थी, लेकिन इनकी डेफिनेशंस को मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा इस लेवल पे। किसी एडवांस लेवल पे या कुछ क्लासेस गुजरने के बाद हम इनकी डेफिनेशंस को देखेंगे। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की सिंपल सी डेफिनेशन हमने देखी, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा अरेंजमेंट जो एक कंपनी के लिए फाइनेंशियल एसेट हो, दूसरी कंपनी के लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी या फिर इक्विटी क्रिएट कर रहा हो। सर, आम हालात में जब एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक कंपनी की बैलेंस शीट पे फाइनेंशियल लायबिलिटी होगा, यानी कि सामने वाली कंपनी की बैलेंस शीट पे अगर वो फाइनेंशियल लायबिलिटी है तो इस तरफ वो फाइनेंशियल एसेट डेट इन्वेस्टमेंट कहलाया जाएगा, दूसरी तरफ वो फाइनेंशियल एसेट डेट इन्वेस्टमेंट कहलाया जा रहा होगा। आम हालात में अगर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कॉन्ट्रैक्ट एक तरफ फाइनेंशियल लायबिलिटी है तो दूसरी तरफ वो डेट इन्वेस्टमेंट होगा, और दूसरी तरफ अगर वो इक्विटी है और दूसरी तरफ अगर वो इक्विटी है तो एक तरफ वो फाइनेंशियल एसेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट कंसिडर किया जा रहा होगा। देखें, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक तरफ फाइनेंशियल एसेट क्रिएट कर रहा है, दूसरी तरफ या तो फाइनेंशियल लायबिलिटी या इक्विटी, या तो फाइनेंशियल लायबिलिटी या इक्विटी। फिर मैंने आपको बताया था कि फाइनेंशियल एसेट भी मजीद दो सब कैटेगरीज में ब्रेक होगा, या तो फाइनेंशियल एसेट डेट इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट इन डेट होगा, या फाइनेंशियल एसेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी होगा। सर, अगर तो इस तरफ फाइनेंशियल लायबिलिटी है ना, अगर तो इस तरफ फाइनेंशियल लायबिलिटी है तो जनरली इस तरफ फाइनेंशियल एसेट डेट इन्वेस्टमेंट होगा। अगर तो इस तरफ फाइनेंशियल लायबिलिटी है तो जनरली इस तरफ फाइनेंशियल एसेट इन्वेस्टमेंट इन डेट होगा। अगर इस तरफ इक्विटी है तो जनरली इस तरफ फाइनेंशियल एसेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट कंसिडर किया जा रहा होगा। सर, फिर कुछ एग्जांपल मैंने दी थी आपको। मैंने कहा था लेट्स से कि आप कोई बैंक से लोन लेते हो, तो जो कंपनी लोन ले रही है उसकी बैलेंस शीट पे बैंक बोरोइंग्स आ रहा होगा, उसकी बैलेंस शीट पे फाइनेंशियल लायबिलिटी बैंक बोरोइंग्स आ रहा होगा, और बैंक की बैलेंस शीट पे लोन टू कस्टमर आ रहा होगा। नॉर्मल अगर मैं एक बैंक से लोन लेता हूं या अपनी किसी रिलेटेड पार्टी से या किसी भी कंपनी से लोन लेता हूं, तो जो कंपनी लोन ले रही है उसकी बैलेंस शीट पे फाइनेंशियल लायबिलिटी बोरोइंग्स आ रहा होगा, जो कंपनी लोन दे रही है उसकी बैलेंस शीट पे फाइनेंशियल एसेट डेट इन्वेस्टमेंट लोन टू कस्टमर या लोन टू रिलेटेड पार्टी आ रहा होगा। इसी तरह अगर लेट्स से कि मैं किसी कंपनी के शेयर्स बाय करता हूं, तो जो इन्वेस्टर है यानी कि जो शेयर्स बाय कर रहा है उसकी बैलेंस शीट पे इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी आ रहा होगा, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स आ रहा होगा, और जो कंपनी शेयर्स इशू कर रही होगी, जो कंपनी पैसे ले रही होगी, शेयर्स इशू कर रही होगी, उसकी बैलेंस शीट पे शेयर कैपिटल या शेयर इक्विटी, शेयर कैपिटल या शेयर प्रीमियम वगैरह आ रहा होगा। तो ये मैंने बड़ी बेसिक से सिंपल से एग्जांपल दिए, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो अब TFCs का, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स का, ट्रेजरी बिल्स का, इजारा सुकूक का, और ये मल्टीपल तरह के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को देख रहे होंगे। अभी फिलहाल हमें क्या समझ आना चाहिए कि सर एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो एक एंटिटी के लिए फाइनेंशियल एसेट हो, फाइनेंशियल एसेट में मजीद दो कैटेगरीज है, या तो डेट या इक्विटी,
और दूसरी एंटिटी के लिए या तो वो फाइनेंशियल लायबिलिटी हो या फिर इक्विटी हो, तो ये आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर किया जा रहा होगा। फिर हमने डिस्कशन की थी कि फाइनेंशियल एसेट की क्लासिफिकेशन कैसे होगी। अभी मैं फाइनेंशियल एसेट लायबिलिटीज की डेफिनेशन नहीं कवर करवा रहा, मैं फाइनेंशियल एसेट की क्लासिफिकेशन के कॉन्सेप्ट पे जंप कर गया था। सर फाइनेंशियल एसेट को पहले तो आपने दो कैटेगरीज में ब्रेक किया, या तो डेट इन्वेस्टमेंट या इक्विटी इन्वेस्टमेंट, फिर मैंने आपको बताया था कि डेट इन्वेस्टमेंट में मजीद 3 सब क्लासिफिकेशन होगी। कौन कौन सी? सर अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, सर फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई एंड फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। डेट इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल एसेट में 3 सब क्लासिफिकेशन होगी, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई एंड फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। सर फाइनेंशियल एसेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट में भी 2 तरह की क्लासिफिकेशन होगी, सर फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई या फिर फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। तो पहले तो हमें ये कॉन्सेप्ट बताएं कि क्या जरूरत पेश आ रही है, क्या नीड है कि मैं अपने फाइनेंशियल एसेट को डेट इक्विटी में ब्रेक कर रहा हूं। डेट या इक्विटी में ले जाने के बाद इन 3 या इन 2 कैटेगरीज में से किसी एक जगह पे लेकर जा रहा हूं। देखो, आप अपनी बैलेंस शीट, आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते क्यों हो? सर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, उनको ऑडिट करते हैं ताकि यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ट्रू एंड फेयर व्यू कंपनी के ऑपरेशंस का, कंपनी के बिजनेस का, कंपनी के इनकम एंड लॉसेस का ट्रू एंड फेयर व्यू दे सके। तो जिस नीयत से, जिस इंटेंशन से, जिस बिजनेस ऑब्जेक्टिव से कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही होगी, पहले तो कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है, कंपनी फाइनेंशियल एसेट में इन्वेस्टमेंट कर रही है, कौन सी कैटेगरी का फाइनेंशियल एसेट है, आदर डेट इन्वेस्टमेंट है, आदर इक्विटी इन्वेस्टमेंट है। फिर उस इन्वेस्टमेंट के पीछे क्या नीयत है, वो नीयत इस क्लासिफिकेशन मॉडल में ट्रूली रिफ्लेक्ट हो रही होगी, ताकि यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रॉपर ट्रू एंड फेयर व्यू, प्रॉपर कंपनी के ऑपरेशंस, कंपनी के बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स का अंदाजा हो रहा होगा। सर फाइनेंशियल एसेट या तो डेट इन्वेस्टमेंट होगा या इक्विटी इन्वेस्टमेंट होगा। डेट इन्वेस्टमेंट में या तो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट या ओसीआई या फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। इक्विटी इन्वेस्टमेंट में फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई या फिर फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। फिर मैंने इसकी क्लासिफिकेशन के लिए आपके सामने एक डायग्राम थी हमारे पास, जिस डायग्राम को हमने स्टेप बाय स्टेप समझा था और अपनी क्लासिफिकेशन कैटेगरीज को, अपनी इन्वेस्टमेंट को डिफरेंट क्लासिफिकेशन कैटेगरीज में जॉट डाउन किया। तो इसको मैं रिकैप करवाता हूँ, और ये डायग्राम बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्लासिफिकेशन के सारे रूल्स एक जगह समराइज है, इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट के सारे रूल्स एक जगह समराइज है, तो ये अच्छे से समझ आनी चाहिए हमें। देखें, सबसे पहले अगर आपके पास कोई फाइनेंशियल एसेट आपके हाथ लगता है, तो आप ये देखो कि क्या वो इक्विटी है, क्या वो डेट है। सर हमें कैसे पता चलेगा कि आइदर वो डेट इन्वेस्टमेंट है, आइदर वो इक्विटी इन्वेस्टमेंट है। इसके लिए मैंने आपको एक बात बताई, मैंने आपको क्या बताया कि अगर सामने की तरफ फाइनेंशियल लायबिलिटी है, तो इस तरफ जनरली डेट इन्वेस्टमेंट होगा। सामने की तरफ अगर इक्विटी है तो इस तरफ जनरली इक्विटी इन्वेस्टमेंट होगा। तो यानी कि मैं सामने वाले के पर्सपेक्टिव से एक तरीका बता रहा हूं, लेकिन जरूरी नहीं कि तरीका 100% केसेस में अप्लाई हो। एक 99%, 95% केसेस में ये बात अप्लाई होगी। अगर यहाँ पे फाइनेंशियल लायबिलिटी है तो यहाँ डेट इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे इक्विटी है तो यहाँ पे इक्विटी शेयर्स। सर हमें ये कैसे पता चलेगा कि सामने वाले के लिए ये फाइनेंशियल लायबिलिटी है या इक्विटी है? हमें ये कैसे पता चलेगा कि सामने वाले के लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी या इक्विटी है? तो इसके लिए हम सिर्फ 1-2 क्लास का होल्ड करेंगे। 1-2 क्लास के बाद हमारे पास जब फाइनेंशियल लायबिलिटी या इक्विटी पाऊंगा तो मैं डिटेल में बता रहा हूँ कि हाउ टू क्लासिफाई अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बिटवीन फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी। 1-2 क्लासेस के बाद ही आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह जो कंपनी पैसा रेस कर रही है, जो कंपनी पैसा मांग रही है, उसे फाइनेंशियल लायबिलिटी में लेकर जाएगी या फिर इक्विटी में लेकर जा रही होगी। बहरहाल आपके हाथों में एक फाइनेंशियल एसेट आया, आपने ये देखना है कि वो डेट इन्वेस्टमेंट है या इक्विटी इन्वेस्टमेंट है। अगर तो वो इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, इज द एसेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट? अगर तो जवाब आता है यस, हाँ ये इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, तो आपकी कंपनी अपने आप से सवाल पूछेगी। आपने कंपनी से सवाल पूछना है कि क्या ये आपने ट्रेडिंग पर्पस के लिए लिया है? सर ट्रेडिंग पर्पस क्या मतलब? सर कंपनी प्रैक्टिकली शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करती है कैपिटल गेन और लॉस कमाने के लिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करके कोई गेन और लॉस कमाने के लिए। अगर कंपनी ने इक्विटी इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट किए फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग, फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल गेन और लॉस, तो सर इस इन्वेस्टमेंट को मैं इक्विटी इन्वेस्टमेंट एट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल कैटेगरी में लेकर चला जाऊंगा। अच्छा याद रहे, अभी सिर्फ मैं क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया बता रहा हूं। हर कैटेगरी में ले जाने के बाद उनके साथ डिफरेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स, उनके साथ डिफरेंट तरह की
अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स हो रही होंगी, वो हम एक एक कैटेगरी की बात करेंगे। अभी तो मैं सिर्फ क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया बता रहा हूँ, क्लासिफिकेशन का आपको रूल समझा रहा हूँ कि क्या वो बेसिस होंगी कि हम अपने फाइनेंशियल एसेट को क्लासिफाई करेंगे। तो अगर फाइनेंशियल एसेट इक्विटी है, ट्रेडिंग के लिए है, तो फेवरेबल थ्रू पीएनएल। सर व्हाट इफ कि वो ट्रेडिंग के लिए ना हो, सर व्हाट इफ कि वो ट्रेडिंग के लिए ना हो, सर ट्रेडिंग के लिए ना हो तो फिर क्यों होगा? एक सवाल तो ये आता है कि अगर एक कंपनी किसी कंपनी के शेयर्स बाय कर रही है, अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर्स बाय कर रही है, तो भाई ट्रेडिंग के लिए हो सकता है। लेकिन अगर ट्रेडिंग के लिए नहीं है तो फिर दूसरा क्या रीजन हो सकता है? सर दूसरा रीजन ये हो सकता है कि कोई कंपनी ने लेट्स से कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट की हो, कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स की हो। सर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स क्या मतलब? प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर्स एक्वायर करती है, उसे अपना एसोसिएट बनाने के लिए, उसे अपनी सब्सिडरी बनाने के लिए, उसके साथ सिनर्जीज को मिला जुला के कंबाइंड एक सिनर्जेटिक बिजनेस प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। प्रैक्टिकली होता है कि अगर डिफरेंट तरह की कंपनीज एक दूसरों के साथ ग्रुप बनाती है, उनके शेयर्स एक्वायर करती है, ताकि एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट की वजह से सिनर्जीज क्रिएट हो रही हो, एक कंपनी की जो अच्छी बात है दूसरी कंपनी की कुछ और अच्छी बात है, और इन सबको मिला जुला के सिनर्जी का इफेक्ट क्रिएट हो रहा हो, कंपनी के ग्रुप के ओवरऑल प्रॉफिट्स पे इसका इंपैक्ट आ रहा हो, तो सिनर्जेटिक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स की जा रही होती है। अगर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट की जा रही है, अगर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट की जा रही है यानी कि हेल्प फॉर ट्रेडिंग नहीं है, तो स्टैंडर्ड एंटिटी को ये इजाजत देता है, स्टैंडर्ड एंटिटी को ये ऑप्शन देता है कि क्या तुम इसको फेवरेबल थ्रू ओसीआई में ले जाना चाहते हो, क्या तुम इसको फेवरेबल ओसीआई में ले जाना चाहते हो, ये जानते हुए कि भाई ये वाली कैटेगरी एक इररिवोकेबल कैटेगरी है, ये जानते हुए कि ये वाली कैटेगरी एक इररिवोकेबल कैटेगरी। सर क्या मतलब इररिवोकेबल? इसका मतलब ये है कि एक दफा अगर यहाँ आ गए ना, एक दफा अगर फेवरेबल थ्रू ओसीआई कैटेगरी में आ गए, तो फिर आप यहाँ पे आकर बंद हो जाओगे, यहाँ पे आकर ये कैटेगरी लॉक हो जाएगी। आगे जाके इस फाइनेंशियल एसेट को, आगे जाके इस इक्विटी इन्वेस्टमेंट को मैं रिक्लासिफाई नहीं कर सकूंगा। तो अगर तो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट भी है तो एंटिटी को ये ऑप्शन दिया गया, कि चाहे तो वो फेवरेबल थ्रू ओसीआई कैटेगरी में लेकर आ जाए, लेकिन ये सोच ले कि एक दफा इस कैटेगरी में आ जाएंगे तो ये कैटेगरी लॉक कैटेगरी है, आप अपना जो है आगे जाके अपनी इन्वेस्टमेंट को रिक्लासिफाई नहीं कर सकोगे। अगर कंपनी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं चाहती, कंपनी फेवरेबल थ्रू ओसीआई कैटेगरी में नहीं ले जाना चाहती, तो कंपनी इस इन्वेस्टमेंट को भी फेवरेबल थ्रू पीएनएल में लेकर जा रही होगी। अब देखिए, बड़ी एक प्रैक्टिकल, बड़ी एक लॉजिकल बात कर रहा हूं, तो इस कॉन्सेप्चुअल बात कर रहा हूं, तो इस बात को गौर से सुनिएगा। हमारे जहन में ये आना चाहिए कि क्यों एक कंपनी अपनी इन्वेस्टमेंट को ओसीआई में ले जाना चाहेगी या पीएनएल में ले जाना चाहेगी? क्यों एक कंपनी अपनी किसी इन्वेस्टमेंट को ओसीआई में ले जाना चाहेगी या पीएनएल में ले जाना चाहेगी? भाई लेट्स से फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है, उसने एक दूसरी कंपनी बी में 15% शेयर्स एक्वायर कर लिए विद द इंटेंशन ऑफ मेकिंग बिजनेस सिनर्जीज। एक कंपनी है, उसने एक दूसरी कंपनी बी में 15% शेयर्स एक्वायर कर लिए इस नियत से कि स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट। अब लेट्स से कि भाई ये दोनों कंपनीज जिस कंट्री में ऑपरेट कर रहे हैं, लेट्स से कि पाकिस्तान, वहां की इकोनॉमिक कंडीशन को इतनी खास नहीं है, यानी कि किसी दिन स्टॉक मार्केट हंड्रेड्स ऑफ इंडेक्स ऊपर चली जाती है, किसी दिन स्टॉक मार्केट हंड्रेड्स ऑफ इंडेक्स नीचे चली जाती है। एक कंपनी ने दूसरी कंपनी में 15% शेयर्स एक्वायर किए, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट किया कि बिजनेस सिनर्जीज आ रही हो। अब इन्होंने देखा कि भाई हम लोग जहां पे ऑपरेट करते हैं ना, जिस कंट्री में ऑपरेट करते हैं, वहां इकोनॉमिक जो है ना कंडीशन में कोई इतनी स्टेबिलिटी नहीं है, कभी स्टॉक मार्केट ऊपर होती है, कभी स्टॉक मार्केट नीचे होती है। अब कंपनी को पता है कि अगर मैंने इसके शेयर्स फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में रख दिए, कंपनी को पता है कि अगर मैंने इसके शेयर्स फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल कैटेगरी में रख दिए, तो कल को होगा पता क्या, कि इसके शेयर्स में जो भी प्रॉफिट या लॉस आ रहा होगा, इसके शेयर्स की फेयर वैल्यू में जो भी प्रॉफिट या लॉस आ रहा होगा, वो सारा का सारा मेरा पीएनएल में रिफ्लेक्ट होगा, तो हो सकता है कि वो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डिस्टॉर्ट कर रहा होगा। सर दोबारा रिपीट करें, मैं कह रहा हूं, मैं इस बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि देखें, अगर तो हेल्प फॉर ट्रेडिंग है, तो आपने कहा भाई फेवरेबल थ्रू पीएनएल में लेकर आ जाओ, इसमें तो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन अगर आपने कहा कि हेल्प फॉर ट्रेडिंग नहीं है, यानी कि कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है, तो कंपनी के पास ऑप्शन है, या तो फेवरेबल थ्रू ओसीआई या फिर फेवरेबल थ्रू पीएनएल है। अब सवाल ये क्रिएट होता है कि क्या वो बेसिस होगी, क्या वो बिजनेस डिसीजन होगा, क्या वो अकाउंटिंग डिसीजन होगा कि मैं अपनी इक्विटी इन्वेस्टमेंट को फेवरेबल थ्रू ओसीआई में ले जाऊं या फेवरेबल थ्रू पीएनएल में ले जाऊं। मैं अपनी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट को फेवरेबल थ्रू ओसीआई में ले जाऊं या फिर फेवरेबल थ्रू पीएनएल में लेकर जा रहा हूं। तो इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं।
लेट्स से कि कंपनी ए ने कंपनी बी में 15% शेयर एक्वायर किए और ये एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट थी, यानी कि बिजनेस सिनर्जीज के लिए इन्वेस्टमेंट की गई थी। अब कंपनी ए और कंपनी बी जिस कंट्री में ऑपरेट कर रही है ना, वहां पे इकोनॉमिक कंडीशंस अनस्टेबल है, वहां पे इकोनॉमिक कंडीशंस अनस्टेबल है। अब कंपनी ने सोचा कि भाई हमारी नीयत तो ये थी, हमारी नीयत तो ये थी कि हम बिजनेस स्ट्रेटेजी, बिजनेस सिनर्जीज का फायदा उठाएंगे, लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी अनस्टेबल होने की वजह से होता पता है क्या है, कभी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज काफी ऊपर चला जाता है, कभी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज काफी नीचे चला जाता है। सर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का हमारी बिजनेस से क्या? सर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वजह से कंपनी बी के शेयर्स की वैल्यू में तो इंक्रीज डिक्रीज होगी। अगर किसी दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी आती है, किसी दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कमी आती है, तो कंपनी की बी के शेयर्स की वैल्यू में भी तो इंक्रीज या डिक्रीज आएगा। अब कंपनी ने सोचा, इस कंपनी ए ने सोचा कि यार मैंने 15% शेयर्स एक्वायर किए, कंपनी बी के एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट किए, पाकिस्तान की इकोनॉमी आगे पीछे होने की वजह से अगर मैंने इसको फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल कैटेगरी में रखा तो पता है होगा क्या? सर फेयर वैल्यू का सारा इंपैक्ट पीएनएल में रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। पीएनएल में इस तरह का अनसर्टेन इंपैक्ट रिफ्लेक्ट होने का मतलब है कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बड़े डिस्टॉर्ट हो रहे होंगे। पीएनएल में इस तरह का अनसर्टेन इंपैक्ट रिकॉर्ड होने का मतलब है कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बड़े डिस्टॉर्ट हो रहे होंगे। तो कंपनी इस तरह के केसेस में शायद चाह रही होंगी कि यार हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये मार्केट वैल्यू का इंपैक्ट ना आ रहा हो, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के पीएनएल में जो है ये इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी की वजह से कभी प्रॉफिट शूट कर रहा होगा, कभी लॉस ज्यादा आ रहा होगा, तो हम ये सब नहीं चाहते। तो उस केस में हो सकता है कंपनी उस इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई कैटेगरी में लेकर जा रही होगी। तो सर फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई कैटेगरी में ले जाकर कंपनी का ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव होगा? सर कंपनी का ऑब्जेक्टिव इस तरह से अचीव होगा कि यहाँ जो भी फेयर वैल्यू का गेन और लॉस आएगा वो तुम देखोगे आगे जाके कि वो पीएनएल में नहीं बल्कि ओसीआई में रिकॉर्ड हो रहा होगा, कंपनी का पीएनएल डिस्टॉर्ट नहीं हो रहा होगा। आई होप कि ये सारी क्लैरिफिकेशन आपको समझ आई अच्छे से। तो अगर ट्रेडिंग के लिए है तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल, अगर कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है तो कंपनी के पास ऑप्शन है आइदर फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई आइदर फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। लेकिन ओसीआई में जाने से पहले कंपनी सोच ले, कंपनी ये देख ले कि भाई ये एक इररिवोकेबल कैटेगरी है, एक लॉक कैटेगरी है। एक दफा ओसीआई में आ गया तो फिर दोबारा से पीएनएल कैटेगरी में नहीं जा सकेंगे। सर व्हाट इफ कि हमारी इन्वेस्टमेंट इक्विटी इन्वेस्टमेंट ना हो, तो प्रैक्टिकली बताने के लिए कह रहा हूं कि 90% केसेस में वो डेट इन्वेस्टमेंट होगी, लेकिन कुछ आध केसेस में तुम देखोगे कि डेरिवेटिव्स वगैरह भी बढ़ने होंगे, लेकिन अभी हम इसका जिक्र नहीं कर रहे क्योंकि वो एक एडवांस कॉन्सेप्ट है, वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के कुछ 10th 11th लेक्चर में आप कवर करोगे। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट एक इक्विटी इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो फिर आप सवाल करो अपनी कंपनी से, अपने आप से कि उस फाइनेंशियल एसेट के कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज क्या प्रिंसिपल और इंटरेस्ट क्या है? उस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के जो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो, उस फाइनेंशियल एसेट के जो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज हैं, क्या वो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के हैं? अगर तो जवाब आ जाए ना नो, तो आंख बंद करके इस इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल कैटेगरी में लेकर चले जाएंगे। मैं अभी तुम्हें इसकी एग्जांपल एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन बता सकता हूं कि इसकी एग्जांपल में हमारे पास जो है डेरिवेटिव्स आ रहा होगा। कि डेरिवेटिव्स के आप कैश फ्लोज, डेरिवेटिव्स किसी एडवांस लेवल पे स्टेज पे जाके कवर करोगे, डेरिवेटिव के कैश फ्लोज प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के नहीं होंगे, इस वजह से हम इसको फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल कैटेगरी में ले जाएंगे। सर व्हाट इफ कि हमारे फाइनेंशियल एसेट के कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के हो, तो फिर आपने सवाल पूछना है कि क्या कंपनी का बिजनेस ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ इन कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज को ही हासिल करना है? क्या कंपनी का इस इन्वेस्टमेंट के पीछे जो नीयत है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के कैश फ्लोज को हासिल करना है? अगर जवाब आ जाता है यस, तो इसे मैं ले जाऊंगा डेट इन्वेस्टमेंट एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट कैटेगरी। अगर तो फाइनेंशियल एसेट के कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के हो और कंपनी की नीयत सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट कलेक्ट करना ही हो, यानी कि इसको मैं दूसरे अल्फाज में ये कह सकता हूं कि कंपनी की नीयत टू होल्ड टिल मैच्योरिटी हो। कंपनी की नीयत उस इन्वेस्टमेंट को मैच्योरिटी तक होल्ड करने की हो, यानी कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के कैश फ्लोज हासिल करने की हो, तो वो इन्वेस्टमेंट आपकी डेट इन्वेस्टमेंट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट कैटेगरी में चली जाएगी।
सर ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी की नीयत, कंपनी का बिजनेस मॉडल कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज के साथ साथ, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज के साथ साथ फाइनेंशियल एसेट को सेल करना भी हो। क्या मतलब कि भाई कंपनी ने लेट से कि एक पीआईबी परचेस किया, कंपनी ने लेट से कि एक पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड परचेस किया, कंपनी ने सोचा कि भाई हम इसमें से जो है ना इंटरेस्ट की पेमेंट्स लेंगे और इसकी मैच्योरिटी पे प्रिंसिपल की पेमेंट लेंगे। लेकिन कंपनी ने ये भी सोचा है कि यार अगर हमें बीच में कभी कैश की जरूरत पड़ गई, अगर हमें बीच में कभी बहुत अच्छे पैसे मिल गए तो हम इसको मैच्योरिटी से पहले भी बेच सकते हैं। कंपनी ने पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड खरीदा, कंपनी ने सोचा मैं इंटरेस्ट की पेमेंट लूंगा, कंपनी ने सोचा मैं प्रिंसिपल रिपेमेंट की पेमेंट लूंगा। लेकिन कंपनी ने ये भी सोच रखा है कि यार अगर हमें कभी पैसों की जरूरत पड़ गई या हमारे क्या कहते हैं कभी हमें बहुत अच्छी वैल्यू मिल गई तो हम इसको मैच्योरिटी से पहले भी बेच सकते हैं। अगर कंपनी का बिजनेस मॉडल कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज के साथ साथ फाइनेंशियल एसेट को सेल करना भी है तो सर इसे मैं ले जाऊंगा डेट इन्वेस्टमेंट एट फेवरेबल थ्रू ओसीआई कैटेगरी में। इसे ले जाऊंगा मैं डेट इन्वेस्टमेंट फेवरेबल थ्रू ओसीआई कैटेगरी में। और सर कंपनी का बिजनेस मॉडल कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज हासिल करना ना हो, कंपनी का बिजनेस मॉडल कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज हासिल करना ना हो, कंपनी का बिजनेस मॉडल कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज भी हासिल करना ना हो, फाइनेंशियल एसेट को बेच के भी कैश फ्लो हासिल करना ना हो, कोई तीसरा ही बिजनेस मॉडल हो तो फिर वो वाली इन्वेस्टमेंट भी आपकी दोबारा फेवरेबल थ्रू पीएनएल कैटेगरी में आ जाएगी। अगेन इसकी एग्जांपल मैं आपको बहुत ज्यादा अभी फिलहाल एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन समझाने के लिए एक बात कह सकता हूं कि प्रैक्टिकली ऐसा भी होता है कि कंपनी के पास लेट से 3 दिन के लिए पैसे हैं, कंपनी के पास सिर्फ 3, लेट से कंपनी है उसके पास 100 मिलियन की पेमेंट आई है और उसको पता है कि यार 3 दिन बाद हमें ये 100 मिलियन पे करना है। कंपनी के पास किसी जगह से 100 मिलियन की पेमेंट आ गई और वो पेमेंट सिर्फ 3 दिन के लिए है कंपनी के पास, और कंपनी को पता है हमें 3 दिन के बाद उसे वापस से देना पड़ेगा। प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि कंपनी ने सिर्फ 3 दिन के लिए एक पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड बाय कर लिया। प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि कंपनी ने सिर्फ 3 दिन के लिए एक बिल्कुल शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए एक पीआईबी बाय कर लिया। तो सर ये एक नया बिजनेस मॉडल है जहां मुझे कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज हासिल नहीं करने, जहां मुझे कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज के साथ साथ फाइनेंशियल एसेट को बेचना नहीं है, एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है, तो उसे भी मैं फेवरेबल थ्रू पीएनएल कैटेगरी में लेकर चला जाऊंगा। तो ये क्लासिफिकेशन की कॉन्सेप्ट हमने लास्ट क्लास में भी थोड़ा डिस्कस किया था, आज मैंने थोड़ा इसको कॉन्सेप्चुअली कवर करने की कोशिश की। इस डायग्राम को अच्छे से देखें, इस डायग्राम को अच्छे से रीड करें, अच्छे से समझें, तो फिर मैं एक एक कैटेगरी पे रूल्स बताऊंगा और फिर हम इनके मल्टीपल न्यूमेरिकल देखते जाएंगे। लेकिन इस डायग्राम को पहले अच्छे से रीड करें, अच्छे से सारी चीजों को देखें। सर किसी ने सवाल पूछा कि क्या डेट इन्वेस्टमेंट एट ओसीआई क्या ये लॉक कैटेगरी है? डेट इन्वेस्टमेंट एट ओसीआई क्या ये लॉक कैटेगरी है? तो इसका जवाब है नहीं, ये इररिवोकेबल कैटेगरी नहीं है, ये लॉक कैटेगरी नहीं है। डेट इन्वेस्टमेंट एट ओसीआई से सब्सिक्वेंटली रिक्लासिफिकेशन पॉसिबल है, ये लॉक कैटेगरी नहीं। किसी और ने सवाल पूछा कि कंपनी अगर लेट से शेयर्स बाय करती है, लेट से कंपनी शेयर्स बाय करती है, तो क्या कंपनी के लिए लाजिम है कि सारे के सारे शेयर्स फेवरेबल थ्रू पीएनएल में रखें या सारे के सारे शेयर्स फेवरेबल थ्रू ओसीआई में रखें? कंपनी कोई पीआईबी बाय करती है, कंपनी कोई पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड बाय करती है, तो क्या कंपनी के लिए लाजिम है कि कंपनी सारी की सारी डेट इन्वेस्टमेंट को फेवरेबल थ्रू ओसीआई पीएनएल में रखे, या सारी की सारी इन्वेस्टमेंट को ओसीआई में रखे, या सारी की सारी इन्वेस्टमेंट को अमोर्टाइज कॉस्ट में रखे? तो इसका जवाब है नो, ऐसा नहीं है। अगर लेट से भाई मैं 10 शेयर्स बाय करता हूं, 10 कंपनीज के शेयर्स बाय करता हूं, तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि 3 कंपनीज के शेयर में ओसीआई कैटेगरी में रखूं, 7 कंपनी के शेयर्स में पीएनएल कैटेगरी में। लेट से कंपनी ने 15 पीआईबी बाय की, तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि 5 पीआईबी अमोर्टाइज कॉस्ट में जा रहे हो, 7 पीआईबी फेवरेबल थ्रू ओसीआई में जा रहे हो, 3 पीआईबी फेवरेबल थ्रू पीएनएल में जा रहे हो। ये डिपेंड करता है कि कंपनी ने कौन सी इन्वेस्टमेंट किस नियत से की है। यहाँ पे आईएस 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वाला रूल नहीं चलेगा। आईएस 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट वाले रूल में तो आप क्या करते हो कि आप जब भी रिवैल्यूएशन या कॉस्ट मॉडल सेलेक्ट करते हो तो आप होल क्लास ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पे वो मॉडल अप्लाई करते हो। आपको याद होगा FA2 में आप लोग आईएस 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कवर करके आए होंगे। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास या तो कॉस्ट मॉडल था या रिवैल्यूएशन मॉडल था, लेकिन जिस भी मॉडल को सेलेक्ट करते हैं हम वो फॉर द होल क्लास ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट करते हैं, फॉर द होल क्लास ऑफ एसेट्स करते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर मैं 10 पीआईबी बाय करता हूँ, उसमें से 5 पीआईबी को मुझे मैच्योरिटी तक होल्ड करना है, वो अमोर्टाइज कॉस्ट कैटेगरी में चलेंगे। 5 पीआईबी को मुझे मैच्योरिटी तक होल्ड करना है लेकिन पहले भी बेच सकता हूँ, उसे मैं यहाँ ले जाऊंगा। 5 पीआईबी को मुझे शॉर्ट टर्म में बेचना है तो उसे मैं यहाँ लेकर जा रहा हूँ। तो एक ही इन्वेस्टमेंट डिफरेंट जगह पे भी जा सकती है। ये डिपेंड करता है कि कंपनी की नीयत क्या है उस इन्वेस्टमेंट को होल्ड करने के बीच। चलिए सर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब हम एक एक करके सबके रूल्स पढ़ेंगे, फिर एक एक पे न्यूमेरिकल देख रहे होंगे। सर सबसे पहले बात करते हैं
डेट इन्वेस्टमेंट एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट की। सबसे पहले बात करते हैं डेट इन्वेस्टमेंट एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट की। मुझे ये बताएं कोई इन्वेस्टमेंट इस कैटेगरी में जाएगी कब? कोई इन्वेस्टमेंट इस कैटेगरी में जाएगी कब? सर एक डेट इन्वेस्टमेंट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट कैटेगरी में उस वक्त जाएगी जब उस पे दो कंडीशंस एक साथ मीट हो। नंबर 1, उस इन्वेस्टमेंट के कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट के हो। एंड नंबर 2, कंपनी का बिजनेस मॉडल ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ उन कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज को हासिल करना हो। अगर मैं इस डायग्राम को फिलहाल मतलब इस डायग्राम से ही मैंने कॉन्ट्रैक्ट ड्राइव किया, लेकिन मैं तुमसे पूछूं कि अगर एक कंपनी डेट इन्वेस्टमेंट कर रही है और उसे मैं अमोर्टाइज्ड कॉस्ट कैटेगरी में ले जाना चाहता हूं तो क्या क्राइटेरिया है, क्या कंडीशंस हैं? सर 2 क्राइटेरिया है, 2 कंडीशंस है। नंबर 1, इन्वेस्टमेंट के कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के होने चाहिए। एंड नंबर 2, उस इन्वेस्टमेंट को होल्ड करने के पीछे जो नियत है वो कंपनी की सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज को हासिल करना। ये दोनों बातें पूरी होंगी तो डेट इन्वेस्टमेंट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट कैटेगरी में चली जाएगी। मैं रीड करता हूं। सबसे पहले डेट इन्वेस्टमेंट एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। A debt instrument that meets the following two conditions must be लाजिम है हमारे लिए, कोई ऑप्शन नहीं है। must be measured at amortized cost unless the asset is designated at fair value through P&L under the fair value option C below। ये क्या बात है? ये तो कुछ बहुत ही हाई लेवल की बात है। तो ये तो मैं शायद आपको स्टैंडर्ड के बिल्कुल लास्ट में समझा रहा हूँ कि ये वाली क्या बात की है। इस वाली बात को फिलहाल हम इग्नोर कर देंगे, ये बहुत ही कोई हाई लेवल का कॉन्सेप्ट है। तो जब IFRS 9 हमारा शायद एंड हो रहा होगा ना, तो उस वक्त हम इस काबिल होंगे कि हम इस जुमले का मतलब समझ रहे होंगे। अभी मैं इस पे कोई डिस्कशन नहीं कर रहा। एक इन्वेस्टमेंट जिसमें ये दोनों कंडीशन पूरी हो, उसके लिए लाजिम है कि उसको अमोर्टाइज्ड कॉस्ट कैटेगरी में ले जाए। नंबर 1, SPPI कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट। ये मुझे पहले लिखना चाहिए था, लेकिन खैर मैंने यहाँ लिख दिया है। The contractual terms of the financial asset give rise to cash flows that are solely payment of principal and interest। ये बेसिकली एक स्टैंडर्ड ने टर्म इस्तेमाल की है SPPI की। SPPI की फुल फॉर्म क्या है? solely payment of principal and interest। अगर आपके फाइनेंशियल एसेट के कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट के हैं तो पहला वाला क्राइटेरिया मीट हो गया। एंड नंबर 2 क्राइटेरिया, द एसेट इज हेल्ड विद द बिजनेस मॉडल ऑब्जेक्टिव टू होल्ड द फाइनेंशियल एसेट इन ऑर्डर टू कलेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज। और कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किए इस नियत से कि कंपनी सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज को हासिल कर रही होगी। कुछ एग्जांपल्स है मेरे पास इसकी। नॉर्मल हमारी बैलेंस शीट पे ट्रेड रिसीवेबल आ रहा होता है, कोई लोन रिसीवेबल आ रहा है, कोई इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट बॉन्ड आ रहा है जो कि हमने ट्रेडिंग के लिए एक्वायर नहीं किया, कोई टर्म डिपॉजिट TDR वगैरह में इन्वेस्टमेंट आ रही है। सर इसकी एग्जांपल है, अभी तो आपको इतने अच्छे समझ नहीं आएगी, लेकिन जब आप इसके न्यूमेरिकल्स देख लोगे तो इंशाल्लाह अच्छे समझ आएगा। तो ये इतना एरिया रीड करें, फिर मैं इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे आता हूँ। ये इतना एरिया रीड करें, फिर हम इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देते हैं। सर इसके बाद हमारे पास अकाउंटिंग ट्रीटमेंट या अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट्स हैं डेट इन्वेस्टमेंट एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट कैटेगरी में। कि डेट इन्वेस्टमेंट एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट कैटेगरी में आप अपने फाइनेंशियल एसेट डेट इन्वेस्टमेंट को किस तरह से इनिशियली और सब्सिक्वेंटली मेजर करोगे। तो मैं रूल्स अभी सिर्फ रीड कर रहा हूँ, काफी ज्यादा एक्सप्लेन तो नहीं कर सकूंगा। ये समझ लो कि अभी रूल्स में सिर्फ आपको याद करवा रहा हूँ। जब हम न्यूमेरिकल देखेंगे तो फिर हम इस चीजों पे, इन कॉन्सेप्ट पे मजीद बात कर सकेंगे। द अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट फॉर डेट इंस्ट्रूमेंट क्लासिफाइड एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट आर एज फॉलो। Debt investment at amortized cost is initially measured at fair value plus transaction cost। इनिशियली जो आपका ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, इनिशियली जो आपका फाइनेंशियल एसेट डेट इन्वेस्टमेंट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट कैटेगरी है, इनिशियली आप इसे मेजर करोगे, रिकॉर्ड करोगे किस पे? फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजेक्शन कॉस्ट पे। यानी कि जो भी ट्रांजेक्शन कॉस्ट है वो आपकी कैपिटलाइज्ड हो रही होगी। डेट इन्वेस्टमेंट एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट इज सब्सिक्वेंटली मेजर्ड एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। हर साल के आखिर में, हर रिपोर्टिंग डेट पे मैं अपनी डेट इन्वेस्टमेंट एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट को सब्सिक्वेंटली किस पे मेजर करूंगा? सर सब्सिक्वेंटली इसे मैं अमोर्टाइज्ड कॉस्ट में मेजर करूंगा। अभी अमोर्टाइज्ड कॉस्ट क्या चीज है, ये सारी चीजें मैं आपको आहिस्ते आहिस्ते करके बताता हूँ एक एक करके। पहले तो मैंने क्या बताया कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डेट इन्वेस्टमेंट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट को इनिशियली मेजर किया जाएगा फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजेक्शन कॉस्ट है। यानी कि जो भी ट्रांजेक्शन कॉस्ट है वो डे 1 पे कैपिटलाइज हो जाएगी। सर ट्रांजेक्शन कॉस्ट क्या मतलब? अगर मैं कोई फाइनेंशियल एसेट बाय करता हूँ, तो हो सकता है मुझे कुछ एसोसिएटेड ट्रांजेक्शन कॉस्ट पे करनी पड़े। कोई भी लीगल चार्जेस, कोई भी बैंक चार्जेस, कोई भी बैंक फी है, कोई भी XYZ ट्रांजेक्शन कॉस्ट हो सकती है, कोई ब्रोकरेज फी हो सकती है, सारी चीजें हो सकती है। इसे मैं इनिशियली कैपिटलाइज कर रहा हूँगा।
सब्सिक्वेंटली मैं अपने फाइनेंशियल एसेट, अमोर्टाइज कॉस्ट, डेट इन्वेस्टमेंट को सब्सिक्वेंटली हर ईयर एंड पे मेजर करूंगा और हर ईयर एंड पे इसे मैं अमोर्टाइज कॉस्ट में मेजर करूंगा। इंटरेस्ट इनकम इन पीएनएल, इंटरेस्ट इनकम इज रिकॉग्नाइज्ड इन पीएनएल, इंटरेस्ट इनकम इज रिकॉग्नाइज्ड इन पीएनएल यूजिंग इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। इस डेट इन्वेस्टमेंट पे जो आपकी इंटरेस्ट इनकम आएगी, वो आपकी पीएनएल में रिकॉग्नाइज होगी और आईआरआर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट की बेसिस पे कैलकुलेट की जा रही होगी। अभी पॉइंट नंबर 4 और 5 हम रीड नहीं कर रहे, इसके बारे में हम किसी लेटर स्टेज पे डिस्कस करेंगे। अभी पॉइंट 4 और 5 को नहीं देखते। अभी सिर्फ मैंने आपको 3 बातें बताई हैं। क्या सर? इनिशियल रिकॉग्निशन होगी फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट होगी अमोर्टाइज कॉस्ट, और इंटरेस्ट इनकम जो भी है वो पीएनएल में रिकॉग्नाइज होगी और वो आईआरआर मेथड के थ्रू कैलकुलेट की जा रही होगी। एक न्यूमेरिकल देखता हूं और फिर आपको ये सारी टर्मिनोलॉजीज को मैं एक्सप्लेन करता हूं। सर इसी हैंडआउट में अब आगे आएंगे तो आपके पास पेज नंबर 6 पे क्वेश्चन आ रहा होगा, जो बेसिक किसी एसीसी के आर्टिकल से मैंने कॉपी किया है। तो इसे हम रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एन एंटिटी स्क्वायर्स कंपनी purchased a 3-year bond on 1st January 2010 at a cost of 5 million with annual interest rate of 5%, which is also the effective interest rate payable on 31 December annually। देखें क्या कह रहा है। एक कंपनी ने एक बॉन्ड परचेज किया, 3 साल का बॉन्ड है, यानी कि मैं इसका डेटा थोड़ा एक्सट्रैक्ट करूं तो इसकी लाइफ कितनी है सर? 3 years। इसकी लाइफ कितनी है? 3 years। ऑन 1st January 2010 सर एक्विजिशन डेट या परचेज डेट क्या हमारे पास सर? 1st January 2010 एट अ कॉस्ट ऑफ 5 million। मैंने इसको एक्वायर करने के लिए कितनी कॉस्ट पे की है सर? मैंने इसको एक्वायर करने के लिए 5 million की कॉस्ट पे की है। अब सवाल में कुछ और नहीं बताया, सवाल में कोई और इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो इसका मतलब है कि जब मैंने इसको परचेज किया 5 मिलियन की कॉस्ट पे, तो ये इसकी फेयर वैल्यू ही मैं अज्यूम कर रहा हूँ। मैं क्या अज्यूम कर रहा हूँ कि डे वन पे जब मैंने इसको परचेज किया 5 मिलियन की कॉस्ट पे, तो ये मेरी फेयर वैल्यू होगी, यानी कि मैंने इसको फेयर वैल्यू पे परचेज किया होगा। अगर एग्जामिनर कोई और बात बताता तो मैं उसको फॉलो करता, लेकिन अभी ऐसी कोई बात नहीं है, तो मेरी जनरल अजम्पशन क्या है कि मैंने इसको फेयर वैल्यू पे बाय किया है 5 मिलियन पे विद एन एनुअल इंटरेस्ट ऑफ 5%। अब ये इस तरह से जो आपको बयान किया जाए ना कि जो इंटरेस्ट रेट है वो इस पे 5% है, इसको हम कहते हैं कूपन रेट। यानी कि जो इस बॉन्ड के ऊपर जो आपको कूपन मिलेगा, जो आपको कैश इनफ्लो हो रहा होगा, वो कितना हो रहा होगा सर? वो आपको 5% के हिसाब से कैश इनफ्लो हो रहा होगा। एक बात, विच इज ऑल्सो द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। और इस बॉन्ड में जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है ना, इस बॉन्ड में जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है वो भी 5% ही है। अब इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट वगैरह क्या चीज है मैं आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कितना हमारे पास सर? 5%। फिर कहता है एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन जनरल इंटरेस्ट रेट द फेयर वैल्यू ऑफ द बॉन्ड वाज 5.2 मिलियन एट 31 दिसंबर 2010 एंड 5.05 मिलियन 31 दिसंबर 2011। इस इंफॉर्मेशन को अभी फिलहाल मैं इग्नोर कर देता हूँ, रीजन बीइंग कि ये सवाल की रिक्वायरमेंट नंबर बी और सी के लिए रेलेवेंट है, तो वो हम जब इस मॉडल पे आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। अभी इस इंफॉर्मेशन को हम इग्नोर कर देते हैं। रिक्वायरमेंट में कह रहा है अकाउंट फॉर द फाइनेंशियल एसेट ऑन द बेसिस दैट it is classified to be measured and amortized cost on the assumption that it passes the necessary test and has been properly designated in initial recognition। कह रहा है आप मुझे इस फाइनेंशियल एसेट की अकाउंटिंग करके दो, मुझे फाइनेंशियल एसेट की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करके दो ऑन द अजम्पशन कि ये हमने अमोर्टाइज कॉस्ट कैटेगरी में मेजर करना है। अब बोर्ड पे सुकून से देखेंगे मैं इसको किस तरह से सॉल्व करता हूँ और मैं आपको सारी टर्म्स को एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूँगा। क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 6 पे सिंपल से एक सिनेरियो, सिंपल से एक एग्जांपल दी है सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। इस सवाल में आपके पास फाइनेंशियल एसेट है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट डेट इन्वेस्टमेंट है और इसे हमने अमोर्टाइज कॉस्ट कैटेगरी में रखना है। इस सवाल को दोबारा से रीड करता हूँ, सारी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करता हूँ। कहता है एन एंटिटी स्क्वायर्स कंपनी परचेज्ड अ 3-year बॉन्ड ऑन 1st जनवरी 2010। कंपनी ने एक बॉन्ड परचेज किया जिसकी लाइफ कितनी है 3 years। एट अ कॉस्ट ऑफ 5 मिलियन। कंपनी ने इसको एक्वायर करने के लिए कॉस्ट कितनी पे की है 5 मिलियन।
और कुछ नहीं बताया तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये डे 1 पे इसकी फेयर वैल्यू यानी कि मैंने फेयर वैल्यू परचेज किया है। कब परचेज किया है सर? परचेज किया है आपने 1 जनवरी 2010 पे, ठीक हो गया। विद एन एनुअल इंटरेस्ट रेट इज ऑफ 5% और इस पे इंटरेस्ट रेट यानी कि आपको कूपन रेट दे रहा है वो कितना है 5%। वो कितना है 5%। विच इज ऑल्सो दी अफेक्टिव इंटरेस्ट रेट और इसका कूपन इस बॉन्ड का जो IRR है ना, इस बॉन्ड का जो IRR है वो भी 5%। मैं सारी चीज एक्सप्लेन करूंगा, कूपन रेट क्या होता है, IRR क्या होता है, एक करके एक्सप्लेन करूंगा। पेबल और 31 दिसंबर एनुअली यानी कि जो कूपन है, ये जो IR कूपन है, आपको 31 दिसंबर को ड्यू होता है। हर साल 31 दिसंबर पे आपको कूपन मिलता है, ठीक हो गया। एज अ रिजल्ट ऑफ जनरल इंटरेस्ट रेट, इस बात को हम फिलहाल इग्नोर कर देते हैं और हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं कि अगर मैंने इस बॉन्ड को अमोर्टाइज कॉस्ट कैटेगरी में मेजर करना है तो इस बॉन्ड को हम किस तरह से अकाउंट फॉर कर रहे होंगे। यहां देखिए अगर मैं इस बॉन्ड के पहले तो कैश फ्लोज बनाऊं, अगर मैं इस बॉन्ड के पहले तो कैश फ्लोज को प्लॉट करूं, इसका कहने का मतलब है कि भाई आपने ईयर जीरो पे नहीं, 1 जनवरी 2010 पे एक बॉन्ड परचेज किया 5 मिलियन का। 3 साल की इसकी लाइफ है यानी कि 2010 का आखिर, 2011 का आखिर और 2012 का आखिर। 3 साल की इसकी लाइफ है यानी कि 2010 का आखिर, 2011 का आखिर, 2012 का आखिर। अब मैंने ये बॉन्ड परचेज किया है कितने का 5 मिलियन का। मैंने बॉन्ड परचेज किया 5 मिलियन का। इन्होंने इस सवाल में कुछ भी नहीं बताया कि इस बॉन्ड की फेस वैल्यू कितनी है, इस बॉन्ड की फेस वैल्यू कितनी है। अब सारी चीजों को गौर से सुनेंगे। मैं एक टर्म इस्तेमाल कर रहा हूं फेस वैल्यू। मैं एक टर्म इस्तेमाल कर रहा हूं जिसे मैं नाम दे रहा हूं फेस वैल्यू, या मैं इसको पार वैल्यू भी कह सकता हूं, सर क्या ये फेस वैल्यू, क्या ये पार वैल्यू? देखें जिस तरह आपने शेयर्स के बारे में आपको आइडिया कि जब हम शेयर्स बाय करते हैं पाकिस्तान में तो हम शेयर्स बाय कर सकते हैं किसी भी प्राइस पे, लेकिन हर कंट्री में शेयर्स की पार वैल्यू, फेस वैल्यू डिसाइडेड होती है जो शेयर्स के डॉक्यूमेंट के फेस पे लिखी हुई आ रही होती है। लेट्स से नहीं, पाकिस्तान में शेयर्स की पार वैल्यू फेस वैल्यू कितनी है सर? 10 रुपए। पाकिस्तान में शेयर्स की पार वैल्यू फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपए। लेकिन वो शेयर हो सकता है आप 6 रुपए का खरीदो, हो सकता है आप 600 रुपए का खरीदो। तो मेरी प्राइस और फेस वैल्यू को मिक्स मत कीजिएगा। फेस वैल्यू समथिंग एल्स, प्राइस एंड फेयर वैल्यू समथिंग एल्स। फेस वैल्यू एक अलग चीज है, फेयर वैल्यू एक अलग चीज है। फेस वैल्यू का क्या मतलब है? वो अमाउंट जो डॉक्यूमेंट के फेस पे लिखा हुआ आ रहा होगा। मैंने जो बॉन्ड परचेज किया इसकी फेस वैल्यू कितनी है? इसकी फेस वैल्यू कितनी है? 5 मिलियन। ठीक हो गया। अब होगा क्या कि हर साल के आखिर में आपको इसके ऊपर कूपन मिलेगा। किस परसेंटेज से? सिर्फ 5% से। किस परसेंटेज से सर? 5% से। याद रखिएगा कि कूपन जो मैं कैलकुलेट करूंगा, व्हाट इज कूपन? सर कूपन का मतलब है कि जो मुझे इंटरेस्ट की पेमेंट होगी ना, वो मेरा कूपन है। कूपन हमेशा कैलकुलेट कैसे होगा सर? कूपन कैलकुलेट होगा फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय कूपन रेट। फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय कूपन रेट। हर साल के आखिर में मुझे इस पे कूपन मिलेगा कितना सर? जो भी इसकी फेस वैल्यू उसमें मल्टीप्लाई करूंगा कूपन रेट तो मुझे कूपन मिल रहा होगा। इस सवाल में कितना होगा? सर कूपन? सर इस सवाल में आपका कूपन होगा 5 मिलियन का 5%। तो ये मेरे ख्याल में 2.5 लाख बन रहा होगा। मैं चेक भी कर लेता हूँ इसे। 2.5 लाख रुपए कूपन कितना से मेरे पास? 2.5 लाख रुपए का। ठीक हो गया। यानी कि अगर मैं इस बॉन्ड की कैश फ्लोस प्लॉट करूं तो मुझे 3 सालों के आखिर में कितने मिलेंगे सर? 3 सालों के आखिर में आपको पहले साल के आखिर में मिलेंगे 2.5 लाख, दूसरे साल के आखिर में मिलेंगे 2.5 लाख, तीसरे साल के आखिर में मिलेंगे 2.5 लाख और तीसरे साल के आखिर में आपको आपका अमाउंट भी वापस मिल जाएगा यानी कि आपको 5 मिलियन भी वापस मिल रहे होंगे। तो ये मैंने ब्लू से इस बॉन्ड की कैश फ्लोस प्लॉट कर दी। मुझे क्या मिलेगा? 2.5 लाख का एक कूपन, 2.5 लाख का एक कूपन और मुझे मेरे 5 मिलियन वापस मिल जाएंगे। ठीक हो गया। कूपन क्या चीज है कि मुझे कैश फ्लो टर्म में कितनी इंटरेस्ट की पेमेंट्स हो रही है, फिर इसके बाद एक टर्म है मेरे पास इंटरेस्ट इनकम।
व्हाट इज इंटरेस्ट इनकम? सर इंटरेस्ट इनकम का मतलब है वो अमाउंट, इंटरेस्ट इनकम का मतलब है वो अमाउंट जो मैं अपने बॉन्ड के ऊपर एज इनकम रिकॉग्नाइज करूंगा और उसे मैं पीएनएल में लेकर जा रहा हूँ। जो मैं अपने बॉन्ड के ऊपर, जो मैं अपनी डेट इन्वेस्टमेंट के ऊपर इनकम रिकॉग्नाइज करूंगा और जिसे मैं पीएनएल में कल लेकर जाऊंगा। अब ये कैसे कैलकुलेट होगा? ये कैसे कैलकुलेट होगा? सर ये कैलकुलेट होगा अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय आईआरआर, मल्टीप्लाई बाय अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय आईआरआर। अमोर्टाइज्ड कॉस्ट हम लेंगे हम एट बिगिनिंग ऑफ ईयर। हर साल के शुरू में मेरी डेट इन्वेस्टमेंट, मेरे बॉन्ड की जो भी अमोर्टाइज्ड कॉस्ट आ रही होगी ना, उस अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे मैं आईआरआर अप्लाई करूंगा, तो मेरे पास इंटरेस्ट इनकम आ जाएगी जो मेरी पीएनएल में रिकॉग्नाइज हो रही होगी। अब देखिए मैं इसका एक अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनाता हूं। मेरे पास एक ईयर का कॉलम आ रहा होगा, ओपनिंग, इंटरेस्ट, कूपन और क्लोजिंग। एक ईयर का कॉलम, एक ओपनिंग वैल्यू, एक इंटरेस्ट जो कि हमेशा आईआरआर से कैलकुलेट होगी। हमेशा इंटरेस्ट इनकम देखना मैं आईआरआर से कैलकुलेट करूंगा। और ये बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल लॉलीपॉप एग्जांपल है। जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा तो फिर बहुत सारी चीजें इसमें ऐड करते रहेंगे। फिर आएगा कूपन और फिर आएगा क्लोजिंग। सर 3 साल की इन्वेस्टमेंट है, यानी कि 2010, 2011, 2012। डे वन पे मैंने इन्वेस्टमेंट बाय की 5 मिलियन की। और मैंने क्या बताया, मैंने कुछ सवाल में कुछ दिया हुआ नहीं है, तो यही आपकी फेयर वैल्यू होगी, मैंने आपको रूल में क्या बताया, सर इनिशियली आपकी इन्वेस्टमेंट कैपिटलाइज होगी। डेट इन्वेस्टमेंट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट कैटेगरी में इनिशियली आप अपनी इन्वेस्टमेंट को मेजर करोगे, कैपिटलाइज करोगे। फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। इस सवाल में कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है। तो डे वन पे मैं अपने पास एंट्री क्या बनाऊंगा, सर 1 जनवरी 2010 पे आप अपने पास एंट्री बनाओगे, फाइनेंशियल एसेट, डेट इन्वेस्टमेंट, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट डेबिट, कैश क्रेडिट 5 मिलियन। डे वन पे मैंने अपने पास एंट्री बना दी, अमोर्टाइज्ड फाइनेंशियल एसेट, डेट इन्वेस्टमेंट, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट डेबिट, कैश क्रेडिट कर दिया 5 मिलियन से। क्यों? क्योंकि 5 मिलियन मैंने पे किया और 5 मिलियन को मैं फिर वैल्यू कंसीडर कर रहा हूं। इस सवाल को तो सिंपल रखा कि अमोर्टाइज, इस सवाल में ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी है, सर ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं दी हुई, तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट का मतलब 0 है। तीसरी ट्रांजैक्शन कॉस्ट। इनिशियली मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज किया। फिर मैं तुमसे क्या कह रहा हूं कि आपने बनाने का अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल। किस तरीके से? सर इसमें ओपनिंग वैल्यू आएगी 5 मिलियन। मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है तो मैं रुपीज इन 1000 लिख रहा हूं, लेकिन वहां मैं फुल फिगर लिखूंगा, ये रुपीज इन 1000 लिख रहा हूं। 5 मिलियन। इस पे कैलकुलेट होगी इंटरेस्ट इनकम, जो कि आईआरआर के हिसाब से कैलकुलेट होगी, वो किस तरह से कैलकुलेट होगी, सर ओपनिंग अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे आप आईआरआर अप्लाई कर रहे होंगे। आईआरआर कितना है, सर इस सवाल में गिवन है 5%। सारी चीजें ऐसे ऐसे कवर करवाऊंगा, एक साथ सब कुछ नहीं बता सकता, एक एक करके बताऊंगा कि आईआरआर का क्या कॉन्सेप्ट होता है, कूपन का कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन थोड़ा होल्ड करेंगे, सारी चीजें क्लियर होगी इंशाल्लाह। सर 5 मिलियन के अमाउंट पे मैं आईआरआर लगा रहा हूं 5%। 5 मिलियन की ओपनिंग अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे मैं आईआरआर लगा रहा हूं 5%, तो ये आ जाएगी 2.5 लाख की इनकम। कूपन तो मैंने कैलकुलेट करके रखा है। कूपन हमेशा कैसे कैलकुलेट होगा, फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय कूपन रेट। कूपन रेट कितना है, 5%। फेस वैल्यू कितनी है, 5 मिलियन। 5 मिलियन का 5% में कितना आ रहा है, 2.5 लाख। 5 मिलियन का 5% में कितना आ रहा है, 2.5 लाख। तो ओपनिंग में मैंने इंटरेस्ट इनकम कैलकुलेट की, कूपन मुझे रिसीव हुआ, तो क्लोजिंग कितना होगा, सर क्लोजिंग भी 5 मिलियन ही होगा। सिंपल सा सवाल है ये। तो सेम इसी तरह का अमोर्टाइजेशन शेड्यूल ईयर 11 और ईयर 12 के लिए बन जाएगा। सिंपल। अभी कोई कॉपी भी ना करें, सिर्फ सुकून से देखते रहें। हो सकता है कि बहुत ही बेसिक एग्जांपल हो, लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट की बेस इतनी अच्छी होगी तो मैं आगे की चीजें इतनी अच्छी समझ आ रही होगी। सिंपल। इस सवाल में आपका कूपन और आईआरआर बराबर है, क्या ये हमेशा बराबर होंगे, नहीं सर ये हमेशा बराबर नहीं होंगे, लेकिन अगेन जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा कवर करवाऊंगा, हमेशा ये दोनों बराबर नहीं होंगे। इस सवाल में तो कूपन भी 5% है, आईआरआर भी 5% है। इसका रीजन क्या है वो भी सब बताऊंगा।
तो 5000 की ओपनिंग अमोर्टाइज कॉस्ट को 5000 हर साल की ओपनिंग अमोर्टाइज कॉस्ट पे, हर साल की ओपनिंग अमोर्टाइज कॉस्ट पे मैंने आईआरआर अप्लाई किया, दैट इज 5%, तो मेरे पास इंटरेस्ट इनकम है। फेस वैल्यू पे कूपन रेट अप्लाई किया तो मेरे पास कूपन कैलकुलेट होगा और मैंने अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बना दिया। सर हर साल के आखिर की एंट्रीज बनाता हूं, देखिए हर साल के आखिर में एंट्री क्या बनेगी, 31 दिसंबर 2010 पे फाइनेंशियल एसेट डेट इन्वेस्टमेंट अमोर्टाइज कॉस्ट डेबिट 2.5 लाख, इंटरेस्ट इनकम पीएनएल में क्रेडिट 2.5 लाख, फाइनेंशियल एसेट डेट इन्वेस्टमेंट अमोर्टाइज कॉस्ट डेबिट 2.5 लाख, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 2.5 लाख। सर दूसरे साल क्या, अच्छा दूसरी एक तो ये एंट्री बन गई क्या कि मैंने अपने फाइनेंशियल एसेट को बढ़ाया, मैंने अपने फाइनेंशियल एसेट को बढ़ाया, इस पे इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड कर लिया एज पर आईआरआर, इस पे इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड कर लिया एज पर आईआरआर। फिर मेरे फाइनेंशियल एसेट में मुझे कैश फ्लो मिलेगा, फिर मेरे फाइनेंशियल एसेट में मुझे कैश फ्लो मिलेगा 2.5 लाख रुपए का, तो दूसरी एंट्री क्या बनेगी, कैश डेबिट 2.5 लाख, कैश डेबिट 2.5 लाख और फाइनेंशियल एसेट डेट इन्वेस्टमेंट अमोर्टाइज कॉस्ट है। मुझे बताइए एंट्री करने के बाद मेरे पास फाइनेंशियल एसेट की वैल्यू कितनी होगी, मेरे पास फाइनेंशियल एसेट की वैल्यू कितनी होगी, सर 2.5 लाख से आपने फाइनेंशियल एसेट डेबिट किया और 2.5 लाख से ही फाइनेंशियल एसेट क्रेडिट कर दिया, 2.5 लाख से फाइनेंशियल एसेट डेबिट किया, फिर 2.5 लाख से फाइनेंशियल एसेट क्रेडिट कर दिया, तो फाइनेंशियल एसेट की वैल्यू कितनी है, जो फाइनेंशियल एसेट की वैल्यू भी 5 मिलियन। सेम यही एंट्री 31 दिसंबर 11 पे बनेगी, सेम ये एंट्री 31 दिसंबर 12 पे बन जाएगी, यानी कि 2011 पे भी ये एंट्री बनाऊंगा, 2012 पे एंट्री बनाऊंगा, 2012 तक जब ये एंट्री बनाऊंगा, 2012 तक जब ये एंट्री बनाऊंगा तो ये वाला कूपन मिल चुका होगा, ये वाला कूपन मिल चुका होगा, ये वाला कूपन मिल चुका होगा। मेरा फाइनेंशियल एसेट कितने का होगा, उससे मेरा फाइनेंशियल एसेट 5 मिलियन का होगा और ये मैच्योरिटी तक आ गया, और ये मैच्योरिटी तक आ गया, यस सर 31 दिसंबर 2012 पे एक और एंट्री क्या बन जाएगी, कैश डेबिट 5 मिलियन क्योंकि मुझे मेरे पैसे वापस मिल रहे हैं, और फाइनेंशियल एसेट डेट इन्वेस्टमेंट अमोर्टाइज कॉस्ट क्रेडिट। अभी पहले सुकून से इस एग्जांपल को कॉपी करें, कोई सवाल हम पूछ नहीं रहे, कोई सवाल हम सोच नहीं रहे। मुझे मालूम है कि आपके जहन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे कि ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, ये अमोर्टाइज कॉस्ट किसको कहते हैं, ये सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा लेकिन इसी एग्जांपल में और नई एग्जांपल्स में। तो अभी सिर्फ सवाल को सॉल्यूशन को कॉपी करें, मैं कुछ कॉन्सेप्ट दे रहा हूं और फिर हम एक दो सवाल और देखते हैं, फिर मैं आपके सवाल लूंगा। तो पहले सुकून से सिर्फ इसको कॉपी करें। अब देखिए सर कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। एक टर्म मैंने इस्तेमाल की फेस वैल्यू। सर ये तो क्या चीज है, बॉन्ड के फेस पे जो भी वैल्यू लिखी है, बॉन्ड के कोई भी डेट इन्वेस्टमेंट की कोई भी बॉन्ड के फेस पे जो वैल्यू लिखी है उसे हम क्या कहते हैं, फेयर वैल्यू। उसे हम क्या कहते हैं, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या चीज है, कोई भी आप बॉन्ड परचेस करते हो, जैसे लेट्स से कि भाई आप क्या कहते हैं, कोई प्राइस बॉन्ड परचेस करते हो, आप एक प्राइस बॉन्ड परचेस करते हो, लेट्स से कि आप गोल्डन मार्केट जाते हो और आप 1000 रुपए वाला प्राइस बॉन्ड बाय करते हो। मुझे बताएं कि 1000 रुपए वाला प्राइस बॉन्ड क्या 1000 रुपए का ही मिलता है? 1000 रुपए वाला प्राइस बॉन्ड क्या 1000 रुपए का मिलता है? नहीं। अगर बॉन्ड की वो जो इनाम खुलने की डेट करीब हो ना, तो शायद 1000 रुपए वाला प्राइस बॉन्ड आपको 1100 का मिल रहा हो। अगर मैं गोल्डन मार्केट जाता हूँ और 1000 रुपए की फेस वैल्यू का एक प्राइस बॉन्ड खरीदता हूँ, तो प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि 1000 रुपए की फेस वैल्यू वाला प्राइस बॉन्ड जरूरी है कि मुझे 1000 का मिले, हो सकता है वो 1100 का मिल रहा हो सकता है वो 1200 का मिल रहा हो, तो ये होता है। तो फेस वैल्यू क्या चीज है सर, किसी भी बॉन्ड की, किसी भी इन्वेस्टमेंट की, किसी भी डेट इन्वेस्टमेंट की फेस पे जो वैल्यू लिखी हुई है वो फेस वैल्यू। फिर एक टर्म मैंने इस्तेमाल की फेयर वैल्यू। एक टर्म में इस्तेमाल करूंगा फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू क्या चीज है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, present value of future cash flows discounted at market rate. Present value of future cash flows discounted at market interest rate. एक टर्म में इस्तेमाल करूंगा फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू क्या चीज है सर, किसी भी बॉन्ड के फ्यूचर कैश फ्लोज, किसी भी बॉन्ड के फ्यूचर कैश फ्लो। सर बॉन्ड के फ्यूचर कैश फ्लोज क्या हो सकता है, जो मैंने अभी प्लॉट किए थे, कूपन और प्रिंसिपल की पेमेंट, कूपन और प्रिंसिपल की पेमेंट। किसी भी इन्वेस्टमेंट की, किसी भी डेट इन्वेस्टमेंट, किसी भी बॉन्ड के फ्यूचर कैश फ्लोज
फ्यूचर कैश फ्लोज की अगर मैं डिस्काउंटिंग करता हूं मार्केट इंटरेस्ट रेट से, किसी भी पॉइंट इन टाइम पे किसी भी बॉन्ड के कैश फ्लोज की डिस्काउंटिंग करूंगा ना मार्केट इंटरेस्ट रेट से, तो मेरे पास जो वैल्यू निकलेगी वो वैल्यू निकलेगी फेयर वैल्यू। सर फिर एक टर्म में इस्तेमाल करूंगा अमोर्टाइज कॉस्ट। अगेन एक डेफिनेशन बता रहा हूं, एक और जब सवाल करवाऊंगा ना इस सारी चीज बहुत जल्दी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक टर्म में इस्तेमाल करूंगा अमोर्टाइज कॉस्ट। व्हाट इज अमोर्टाइज कॉस्ट? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। आपने सारी डेफिनेशंस कॉपी करनी है, ये आपके बुक में गिवन नहीं है तो सारी डेफिनेशंस आपने कॉपी करनी है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज इज काउंटेड एट effective interest rate, that is IRR। effective interest rate, that is IRR। फिर एक टर्म में इस्तेमाल करूंगा अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। अमोर्टाइज्ड कॉस्ट क्या चीज है? सर उसी बॉन्ड के फ्यूचर कैश फ्लोज की अगर डिस्काउंटिंग की जाए इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट से तो वो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट होगी। देखिए यहां भी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट हो रही है, यहां भी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट हो रही है, दोनों में फर्क क्या है? यहां पे प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट हो रही है मार्केट इंटरेस्ट रेट से। किसी भी टाइम पे, पहले साल के आखिर में, दूसरे साल के आखिर में, तीसरे साल के आखिर में बॉन्ड के फ्यूचर कैश फ्लोज की डिस्काउंटिंग करते हो मार्केट इंटरेस्ट रेट से, तो आपके पास फेयर वैल्यू होगी। किसी भी टाइम पे, दूसरे साल के आखिर में, पहले साल के आखिर में, तीसरे साल के आखिर में बॉन्ड के फ्यूचर कैश फ्लोज की डिस्काउंटिंग करते हो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट से, आपके पास अमोर्टाइज्ड कॉस्ट वर्कआउट हो रही होगी। सर इसी तरह आपने एक टर्म इस्तेमाल किया कूपन या कूपन रेट। एक टर्म आपने इस्तेमाल किया कूपन या कूपन रेट। ये क्या चीज है सर? ये रिप्रेजेंट करता है कैश पेमेंट्स या पीरियोडिक कैश पेमेंट्स को। जो आपको पीरियोडिक कैश पेमेंट्स हो रही होगी, जो भी आपको बॉन्ड के ऊपर, डेट के ऊपर पीरियोडिक कैश पेमेंट्स हो रही होगी, उसे हम प्रैक्टिकली कूपन कह रहे होंगे। याद रखिएगा ये कैलकुलेट कैसे होगा? सर ये कैलकुलेट होगा फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय कूपन रेट। फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय कूपन परसेंटेज। हमेशा बॉन्ड की, हमेशा डेट इन्वेस्टमेंट की फेस वैल्यू भी गिवन होती है और कूपन रेट भी गिवन होता है। तो कूपन रेट को फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कूपन कैलकुलेट हो रहा होगा। फिर जो यूनिक टर्म इस्तेमाल करूंगा वो होगा इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट या IRR। ये क्या चीज है? इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट या IRR? द रेट at which present value of future cash flow exactly matches with amortized cost of bond या इन्वेस्टमेंट, एकदम ने इस्तेमाल की, यहाँ पे इस्तेमाल की इफेक्टिव रेट, मैं इफेक्टिव रेट को इस्तेमाल करा। इफेक्टिव रेट क्या है सर? इफेक्टिव रेट एक ऐसा जादुई रेट है, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट एक ऐसा जादुई रेट है जिसपे आप एक बॉन्ड की एनपीवी कैलकुलेट करोगे ना तो वो जीरो कैलकुलेट होगा। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट एक ऐसा जादुई रेट है, हम कैलकुलेट करना सीखेंगे इसको, जिसपे एक बॉन्ड की, एक डेट इन्वेस्टमेंट की जब प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी ना तो वो प्रेजेंट वैल्यू जीरो कैलकुलेट हो रही होगी। यानी कि एक ऐसा रेट है जिस रेट को इस्तेमाल करके जब मैं फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो वो मेरी बॉन्ड की अमोर्टाइज्ड कॉस्ट के बराबर आ रहा होगा। सर एक टर्म फेस वैल्यू जो बॉन्ड की फेस वैल्यू की है, एक टर्म फेयर वैल्यू जिसका मतलब है कि फ्यूचर कैश फ्लोज की मार्केट रेट से डिस्काउंटिंग करेंगे तो फेयर वैल्यू होगी। एक टर्म अमोर्टाइज्ड कॉस्ट जिसका मतलब है कि फ्यूचर कैश फ्लोज की IRR से डिस्काउंटिंग करेंगे तो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। एक टर्म है कूपन, फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय कूपन रेट, कूपन कैलकुलेट होगा। एक टर्म है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि
तुम्हारे बॉन्ड का अफेक्टिव, देखो अफेक्टिव के नाम से आपको समझ आना चाहिए कि ये जो है ना आपकी रियल इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपकी रियल इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं बताता हूँ किस तरीके से। ये वो रेट है जो कि आपके बॉन्ड में आपकी एक्चुअल में इनकम कितनी हो रही है ना उसको रिप्रेजेंट करेगा, या टेक्निकल टर्म्स में कहूँ तो एक ऐसा रेट जिसपे फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू हमारी अमोर्टाइज्ड कॉस्ट से मैच करेगी, यानी कि बॉन्ड की पूरी एनपीवी जीरो बन रही होगी। ये टर्म्स भी आप कॉपी करेंगे साथ साथ, और इस सवाल में कुछ चीजें एक्सप्लेन करता हूँ और फिर एक और सवाल के साथ ये सारे कॉन्सेप्ट हम मजीद अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। देखिए इस सवाल में जो हमने सवाल सॉल्व किया, ये सवाल हमने अभी सॉल्व किया, अगर मैं उनके कैश फ्लोज को प्लॉट करूं, अगर मैं उनके कैश फ्लोज को थोड़ा प्लॉट करूं, सर 3 साल बॉन्ड की लाइफ थी, 3 साल बॉन्ड की लाइफ थी। 1 जनवरी 2010 पे आपने इन्वेस्टमेंट की थी, 2010 पे आपको एक कैश फ्लो मिलना था, 2011 पे आपको कैश फ्लो मिलना था, 2012 पे 2 कैश फ्लो मिलना था। कौन कौन से? यहाँ देखिए बॉस, यहाँ आपने 5 मिलियन इन्वेस्ट किया, यहाँ आपने 5 मिलियन इन्वेस्टमेंट किया, तो इसमें मैंने नेगेटिव दिखा रहा हूँ। डे वन पे मैंने अपनी जेब से 5 मिलियन दिया तो मैंने नेगेटिव दिखा दिया। मुझे क्या मिलेगा? सर आपको हर साल के आखिर में 2.5 लाख मिलेगा, हर साल के आखिर में 2.5 लाख मिलेगा, तीसरे साल के आखिर में 2.5 लाख मिलेगा, और आपको तीसरे साल के आखिर में आपके 5 मिलियन वापस मिल जाएंगे, तीसरे साल के आखिर में आपको 5 मिलियन आपको वापस मिल जाएंगे। ये मैंने इस सवाल में जो इंस्ट्रूमेंट दिया होता ना, क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने सॉल्व किया, उसके मैंने कैश फ्लो प्लॉट कर दिया। डे 1 पे 5 मिलियन इन्वेस्टमेंट करनी है, पहले दूसरे तीसरे साल के आखिर में 2.5 लाख मिलेंगे और 5 मिलियन वापस मिल जाएंगे। अब देखें यहाँ पे आपको ये जो कूपन कैलकुलेट करवाना है, ये जो मैंने कूपन कैलकुलेट करवाया, ये कैसे कैलकुलेट करवाया? सर ये आपने कैलकुलेट करवाया फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय कूपन रेट, फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय कूपन रेट। आपने 5 मिलियन की फेस वैल्यू पे 5% का कूपन रेट लगाया तो आपको 2.5 लाख मिला। मुझे पता है इस एग्जांपल में, इस इनकम एग्जांपल में आपकी रियल इनकम कितनी है? सर इस एग्जांपल में ना हमारी रियल इनकम भी ये 2.5 लाख की है। इस एग्जांपल में हमारी जो रियल इनकम है वो भी ये 2.5 लाख को ही रिप्रेजेंट कर रही है। भाई 5 मिलियन इन्वेस्ट किए थे, 5 मिलियन इन्वेस्ट किए थे, वो पूरे के वापस मिल रहे, वो पूरे के पूरे वापस मिल रहे। तो कमाया क्या? सर ये 2.5 लाख कमाया। तो इस सवाल में जो कूपन है वही आईआरआर है। इस सवाल में जो तुम्हें कैश फ्लो मिल रहा है वही तुम्हारी रियल इनकम है। यस सर, जो कैश फ्लो मिल रहा है वही रियल इनकम है। इस वजह से जो मैंने सवाल सॉल्व किया ना, इस सवाल में मेरा कूपन रेट और मेरा आईआरआर बराबर था 5% का। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा, हमेशा ऐसे नहीं होगा। अभी ये सब कुछ रब करने के बाद दूसरे सवाल पे आऊंगा, ये चीजें बदल जाएंगी। इस सवाल में ये मैच क्यों कर रहा था? क्योंकि जो मेरा कैश फ्लो टर्म में प्रॉफिट था ना, वही मेरा रियल प्रॉफिट था, मेरा कूपन रेट और आईआरआर बराबर आ रहा था। इन चीजों को कॉपी करें। एक और सवाल हम देखते हैं, फिर मजीद आगे लेके चलते हैं चीजों को। ऐसे आगे बढ़ते हैं, एक सवाल देखते हैं मजीद। आपके हैंडआउट का क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें हमारी बहुत सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएगी कॉन्सेप्चुअली। तो पहले क्वेश्चन नंबर 2 देखता हूं मैं, फिर चीजों को मजीद एक्सप्लेन करूंगा। कहता है ऑन 1 जनवरी 2004 an entity subscribed for rupees 20,000 5% bond. On 1 January 2004 an entity subscribed for rupees 20,000 5% bond. अब देखिए ये किस तरह से रीड किया जाएगा। कह रहा है ये 20,000 रुपए वाले बॉन्ड के लिए सब्सक्राइब किया है, 20,000 वाले बॉन्ड के लिए सब्सक्राइब किया है। ये क्या चीज है सर? ये फेस वैल्यू है। ये क्या चीज है? ये फेस वैल्यू है, ये फेस वैल्यू है। ठीक हो गया। 5% बॉन्ड, 5% क्या चीज है सर? 5% कूपन रेट है, 5% कूपन रेट। कंपनी ने 20,000 की फेस वैल्यू 5% कूपन रेट वाला बॉन्ड के लिए सब्सक्राइब किया। इंटरेस्ट बीइंग पेबल एनुअली इन एरियर्स। The issue cost associated with the bond are rupees 500. The issue cost associated with the bond are rupees 500. और आपने इस बॉन्ड की परचेस पे 500 रुपए की इशू कॉस्ट यानी कि 500 रुपए की ट्रांजेक्शन कॉस्ट इनकर की है। ठीक हो गया। The bond was issued at a discount of 5%. The bond was issued at a discount of 5%. सर इसका क्या मतलब है? The bond was issued at a discount of 5%. सर इसका मतलब ये है कि आपने 20,000 की फेस वैल्यू वाला बॉन्ड खरीदा, आपने 20,000 की फेस वैल्यू वाला बॉन्ड खरीदा और आपको बॉन्ड मिला है 5% के डिस्काउंट पे, आपको बॉन्ड मिला है 5% के डिस्काउंट पे। यानी कि 20,000 वाले को अगर मैं 5% से डिस्काउंट कर दूं तो ये कितना बनेगा सर? ये बनेगा 19,000। सर 20,000 की फेस वैल्यू वाला बॉन्ड अगर मुझे 5% के डिस्काउंट में मिला है तो इसका मतलब है कि मुझे इसके लिए पे कितना पड़ना पड़ा? सर मुझे इसके लिए 19,000 रुपए पे करना पड़ा है। यानी कि 20,000 की फेस वैल्यू वाला बॉन्ड आपने कितने का खरीदा? 19,000 रुपए का। ठीक हो गया।
एंड वॉज रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 5% ऑन 31 दिसंबर 2006। और ये जो बॉन्ड है ना, ये जो बॉन्ड है ये रिडीम होगा, रिडीम का मतलब है मिच्योर होगा, रिडीम का मतलब है मिच्योर होगा एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, एट अ प्रीमियम ऑफ 5% ऑन 31 दिसंबर 2006। 1 जनवरी 2004 पे खरीदा है, रिडीम होगा 31 दिसंबर 2006 पे, यानी कि लाइफ कितनी हो गई 2004, 2005, 2006, 3 साल की लाइफ है। और साथ में कह रहा है कि ये बॉन्ड 5% की प्रीमियम पे रिडीम होगा। सर 5% की प्रीमियम पे रिडीम होगा, इसका क्या मतलब है? सर इसका मतलब ये है कि अगर 20,000 की फेस वैल्यू है और आपको रिडेम्पशन पे 5% का प्रीमियम मिलेगा, यानी कि आपको मेच्योरिटी पे, यानी कि आपको रिडेम्पशन पे 20,000 नहीं बल्कि 21,000 रुपए मिल रहे होंगे। 20,000 मल्टीप्लाई बाय 105%, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 105%, यानी कि प्रीमियम रिडेम्पशन पे यानी कि मेच्योरिटी पे मुझे 20,000 नहीं बल्कि 21,000 मिलेंगे। The effective interest rate of the financial instrument was calculated at 7.51%। और यहाँ पे effective interest rate कितना है सर? यहाँ पे effective interest rate कितना है? 7.5%। कूपन रेट कितना है सर? कूपन रेट 5% है। effective interest rate कितना है? 7.51%। ये वाली बात अभी मैं रीड नहीं कर रहा क्योंकि ये सवाल के पार्ट बी और सी के लिए रेलिवेंट है, तो अभी मुझे इग्नोर कर देना चाहिए इसको। ये वाला जुमला लिखा है इसे मैं भी इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि ये सवाल के पार्ट नंबर बी और सी के लिए रेलिवेंट है। अभी हम पार्ट ए सॉल्व करें। कहता है कैलकुलेट द अमाउंट टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी फॉर 3 years if it is classified to be measured at amortized cost on the assumption that it passes the necessary test and has been properly designated in initial recognition। तो पहले सवाल को आप लोग अच्छे से रीड करें तो फिर मैं इसको सॉल्व करवाता हूँ। नंबर 2, पहले मैं डेटा सारा एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ एक जगह पे। हमारी जो परचेज डेट है वो है 1 जनवरी 2004। हमारी जो मेच्योरिटी डेट है यानी कि जो एक्सपायरी डेट है, मेच्योरिटी डेट है, रिडेम्पशन डेट है वो है 31 दिसंबर 2006। ऐसा ही सर फेस वैल्यू कितनी है? फेस वैल्यू है 20,000। कूपन रेट कितना है? कूपन रेट है 5%। IRR कितना है? IRR है 7.51%। और ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी सवाल है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी है सर? ट्रांजैक्शन कॉस्ट है 500 रुपए। ऐसा ही? अच्छा, 1 जनवरी 2004 पे खरीदा, 3 साल के बाद 31 दिसंबर 2006 पे मिच्योर होगा। 20,000 की फेस वैल्यू है, 5% का कूपन रेट है, 7.51% का IRR है और ट्रांजैक्शन कॉस्ट है 500 रुपए। अच्छा, मैंने इसको परचेज करने के लिए प्राइस कितनी पे की है? परचेज प्राइस कितनी पे की है सर? आपने ये बॉन्ड खरीदा है 5% के डिस्काउंट पे। आपने बॉन्ड खरीदा है 5% के डिस्काउंट पे, यानी कि 20,000 का 95%, तो ये मेरे ख्याल में बनेगा 19,000। ठीक है, आपको इसकी मेच्योरिटी पे रिडेम्पशन किस पे होगी, यानी कि आपको इसकी मेच्योरिटी पे कितना मिलेगा? रिडेम्पशन कितने पे होगी? मेच्योरिटी पे कितना मिलेगा सर? मेच्योरिटी पे मिलेगा 5% का प्रीमियम। मेच्योरिटी पे मिलेगा 5% का प्रीमियम, यानी कि 20,000 का 105%, तो ये मेरे ख्याल में बन रहा है 21,000। ठीक है, अब मैं इस बॉन्ड की कैश फ्लोस प्लॉट करता हूँ। सर 1 जनवरी 2004 पे मैंने खरीदा, 2004, 31 दिसंबर 2004, 31 दिसंबर 2005, 31 दिसंबर 2006। कैश फ्लोस क्या है? देखिए कैश फ्लोस गौर से देखिए। मैंने इसको परचेज करने के लिए कितना पे किया सर? आपने पे किया 19,000, तो 19,000 का यहाँ नेगेटिव कैश फ्लो। और कुछ पे किया? यस सर, आपने इसको परचेज करने के लिए 500 की ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी पे की है, 500 की ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी पे की है, ठीक है 500 यहाँ डाल दो। मैंने इसको परचेज करने के लिए 5% की डिस्काउंट यानी कि 19,000 पे किया और 500 की ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे की। मुझे मिलेगा क्या सर? मुझे मिलेगा कूपन। मुझे कितना कूपन मिलेगा? कूपन मैंने कैलकुलेट नहीं किया, मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। कूपन मुझे मिलेगा, याद रहे कूपन कैलकुलेट हमेशा ऐसे ही होगा, फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय कूपन रेट, तो ये मेरे ख्याल में 1000 बनेगा ना। कूपन कितना है? 1000। मैंने डे 1 पे 19,000 की प्राइस पे की है
500 रुपए की ट्रांजेक्शन पे की, मुझे मिलेगा क्या सर? मुझे मिलेगा 1000 रुपए, 1000 रुपए, 1000 रुपए। और मुझे मैच्योरिटी पे रिडेम्पशन के वक्त पेमेंट कितनी मिलेगी सर? आपको मिलेगी 21,000, आपको मिलेगी 21,000। तो यहाँ मुझे कितना मिलेगा? 21,000। ये मैंने कैश फ्लो सारे प्लॉट कर दिए, ये मैंने कैश फ्लो सारे प्लॉट कर दिए, जो मेरी जेब से गया जो मुझे मिलेगा। सर अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनाता हूँ इसका, फिर एक्सप्लेन करता हूँ कॉन्सेप्ट। ईयर ओपनिंग इंटरेस्ट जो कि आपको पता है आईआरआर से कैलकुलेट होगा, कूपन एंड क्लोजिंग। यहाँ देखिए 3 साल का बॉन्ड है, 2004, 2005, 2006। सर डे वन पे मैं इसको किस तरह से रिकॉर्ड करूंगा? मैं डे वन पे इसको किस तरह से रिकॉर्ड करूंगा सर? डे वन पे आप इसको रिकॉर्ड करोगे फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजेक्शन कॉस्ट। फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजेक्शन कॉस्ट। फेयर वैल्यू क्या सर? आपने बाय कितने का किया है सर? आपने बाय किया है 20,000 का 5% यानी कि 19,000 में, तो इसी को मैं फेयर वैल्यू मान लूं। अगर मुझे सवाल में कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो मैंने 20,000 की चीज 5% के डिस्काउंट पे यानी कि 19,000 की खरीदी है, तो इसका मतलब ये इसकी फेयर वैल्यू है। फेयर वैल्यू नॉट फेस वैल्यू, फेयर वैल्यू 19,000। और ट्रांजेक्शन कॉस्ट कितनी है? ट्रांजेक्शन कॉस्ट है 500 रुपए। तो डे वन पे एंट्री क्या बनी होगी सर? 1 जनवरी 2004 में एंट्री बनी होगी फाइनेंशियल एसेट डेट इन्वेस्टमेंट अमोर्टाइज कॉस्ट डेबिट कैश क्रेडिट। कितने से? एक तो 19,000 पे किए प्लस 500 की ट्रांजेक्शन कॉस्ट पे की, यानी कि 19,500, यानी कि 19,500। सिंपल हो गया, मेरा अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल स्टार्ट हो जाएगा 19,500 से। सर इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड होगी ओपनिंग अमोर्टाइज कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय आईआरआर। ओपनिंग अमोर्टाइज कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय आईआरआर। कूपन कैलकुलेट होगा फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय कूपन रेट, वो मैंने कैलकुलेट किया हुआ, वो कितना 1000। तो ये तो 3 साल तक यही रहेगा। सर इंटरेस्ट इनकम कैलकुलेट करता हूं, समोटाइजेशन को पूरा करता हूं। इंटरेस्ट इनकम कैलकुलेट होगा आईआरआर से। आईआरआर कहां है मेरे पास? ये 19,500 मल्टीप्लाई बाय 7.5%, 7.51%। तो ये बन रहा है मेरे पास 1464। मैं राउंड अप कर रहा हूं, क्लोजिंग आ जाएगा 19964। फिर अगले साल ओपनिंग 19964। अब दूसरे साल इंटरेस्ट इनकम कैलकुलेट होगी ओपनिंग पे आईआरआर। 19964 मल्टीप्लाई बाय 7.51%, तो ये बन रहा है 1499। क्लोजिंग बनेगा 19964 प्लस 1499 माइनस 1000, 20,463, 20463। तीसरे साल का क्लोजिंग आ जाएगा 20463। अब इस पे वापस आईआर है 20463 पे आईआर मल्टीप्लाई बाय 7.51%, तो ये आ जाएगा 1537। सर क्लोजिंग आ जाएगा 20,463 प्लस 1537 माइनस 21,000। ये मेरा अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल क्लोज हो गया और टाई भी हो गया। कैसे? मुझे मैच्योरिटी पे कितना मिला? मुझे मैच्योरिटी पे 21,000 मिला, तो 21 तारीख में सर एक एंट्रीज बनाता हूँ, फिर मैं कॉन्सेप्ट भी बताता हूँ इसके लिए। पहले साल के आखिर में 31 दिसंबर 2004 पे आपके पास इंटरेस्ट इनकम कितनी है? 1464। तो आपके पास फाइनेंशियल एसेट डेट इन्वेस्टमेंट अमोर्टाइज कॉस्ट डेबिट, फाइनेंशियल एसेट डेट इन्वेस्टमेंट अमोर्टाइज कॉस्ट डेबिट, इंटरेस्ट इनकम पीएनएल में क्रेडिट कितनी? 1464। ठीक हो? आपको कैश कितना मिलेगा? 1000 कैश डेबिट, 1000 फाइनेंशियल एसेट डेट इन्वेस्टमेंट अमोर्टाइज कॉस्ट होगा। ये मेरी पहले साल के आखिर में फीस है।
अच्छा ये तो मैं चूंकि बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ, तो मैं एंट्रीज को अलग अलग बना रहा हूँ, आप चाहो तो कंबाइन कर दो इन एंट्री को। यहाँ देखिए 31 दिसंबर 2005 में मैं कंबाइन एंट्री बना रहा हूँ। मेरे पास इंटरेस्ट इनकम कितनी है सर? इंटरेस्ट इनकम है 1499। इंटरेस्ट इनकम कितनी है? 1499। इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट करें 1499। आपके पास कैश कितना है? आपके पास कैश कितना है? सर हमारे पास कैश आया 1000। बैलेंसिंग फाइनेंशियल एसेट में लिखना है। ये मैंने कोई रॉकेट साइंस काम नहीं किया है, मैंने इन दो एंट्रीज को बस कंबाइन कर दिया है। भाई यहाँ देखो तुम क्या करते हो, पहले पूरी इंटरेस्ट इनकम से फाइनेंशियल एसेट को डेबिट करते हो, पूरी इंटरेस्ट इनकम से फाइनेंशियल एसेट को डेबिट करते हो, फिर जितने से कैश रिसीव होता है उतने से फाइनेंशियल एसेट को क्रेडिट कर देते हो। यहाँ भी मैंने यही काम किया है, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट की, कैश डेबिट की, बैलेंसिंग फाइनेंशियल एसेट में कन्वर्ट कर दिया। इन दोनों का नेट इम्पैक्ट यही बनेगा। नंबर्स चेंज होंगे, कोई ये 2004 की है 2005 की है, लेकिन नेट इम्पैक्ट सेम ही आएगा। सर 31 दिसंबर 2006 में भी ऐसी कोई एंट्री बनेगी, कैश डेबिट 1000, इंटरेस्ट इनकम पीएनएल में क्रेडिट कितना 1537, और बैलेंसिंग फाइनेंशियल एसेट में तो फाइनेंशियल एसेट डेट इन्वेस्टमेंट अमोर्टाइज कॉस्ट कितना 537। मुझे बताएं ये तीनों एंट्रीज बनाने के बाद हमारे पास फाइनेंशियल एसेट की वैल्यू कितनी हो गई होगी? सर हमारे पास फाइनेंशियल एसेट की वैल्यू हो गई होगी 21,000 रुपए। भाई जो अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल में नंबर्स आ रहे हैं, जो जा रहे हैं, वही तो मैंने एंट्री में डेबिट क्रेडिट किए। फाइनेंशियल एसेट कितने का हो गया होगा 21,000। और आखिर में एक एंट्री बन जाएगी, मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है, यहाँ बना देता हूँ। 31 दिसंबर 6 पे एंट्री क्या बनेगी? कैश डेबिट 21,000, फाइनेंशियल एसेट डेट इन्वेस्टमेंट 21,000। ये हमारे सवाल का सॉल्यूशन पूरा हो गया। इसको सुकून से पहले कॉपी करें, तो अब मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट समझा दूंगा कि आईआरआर क्या होता है, कूपन क्या होता है, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट क्या चीज है, फेयर वैल्यू क्या चीज है। पहले इसको पूरे से कॉपी कर लें, फिर हम इसको थोड़ा और डिस्कस करते हैं। यहाँ देखते हैं सर, जो मैंने आपके पास कुछ डेफिनेशंस, इससे सवाल से पहले कुछ डेफिनेशंस आपको लिखी थी और सिर्फ रीड, मतलब डेफिनेशंस को ऊपर से समझा था। अब वो सारी चीजें हमें इंशाल्लाह कॉन्सेप्चुअली समझ आएगी। देखें, आपने बिना इन्वेस्टेड इन्वेस्टमेंट की कितने की? सर 19,500। आपने बिना इन्वेस्टेड इन्वेस्टमेंट की कितने की? 19,500 की। बदले में क्या मिला? सर बदले में 1000 और 21,000 मिले। आपने बिना इन्वेस्टेड इन्वेस्टमेंट की कितने की? 19,000 की। बदले में क्या मिला? 1000 21,000। ऐसा ही है। अब देखो, तुम्हें कूपन की पेमेंट कितनी हो रही है? सर कूपन हमें पे हो रहा है 1000 रुपए का एक, 1000 रुपए का दो, 1000 रुपए का तीन। कूपन मुझे कितना पे हो रहा है? सर कूपन मुझे पे हो रहा है 3 पेमेंट हो रही है 1000 रुपए की। 3 पेमेंट हो रही है 1000 रुपए की, तो कूपन कितना है मेरा? 3000। कूपन कितना है मेरा? 3000। सिंपल है, ये यहाँ भी टोटल करके देख लो, कूपन कितना है आपका? 3000। लेकिन इसको समझने के लिए एक सिंपल कैश फ्लो टर्म में समझे या मीवन टर्म में समझे कि आपको रियल में फायदा कितना हुआ है। सर मुझे रियल में फायदा पता है कितना हुआ है? ऐसे एक तो मुझे कूपन मिला कितना? 3000। ये है ना, 1 2 3। एक मुझे 21,000 ये मिले, इसको मैं बोलता हूँ रिडेम्पशन वैल्यू। सही है। मैंने इन्वेस्टमेंट क्या की थी? 19,000 और 500 की ट्रांजेक्शन कॉस्ट। इन्वेस्टमेंट 19,000 और ट्रांजेक्शन कॉस्ट। ऐसा ही है। अगर मैं तुमसे बिल्कुल कैश फ्लो टर्म में पूछूं, एक बिल्कुल नॉर्मल बिजनेसमैन की, मतलब भूल जाओ टाइम वैल्यू का कॉन्सेप्ट, भूल जाओ अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट, मैं तुमसे सिर्फ कैश फ्लो टर्म में पूछूं कि तुम्हें फायदा कितना हुआ है। सर मुझे फायदा पता है कितना हुआ है? 3,000 रुपए मुझे मिले कूपन की फॉर्म में, 21,000 मुझे मिला रिडेम्पशन की फॉर्म में, और 19,000 की मैंने इन्वेस्टमेंट की थी और 500 रुपए की ट्रांजेक्शन कॉस्ट थी। तो मुझे नेट फायदा हुआ है, नेट फायदे का टोटल कितना हुआ है? ये बन रहा है 3,000 प्लस 21,000 माइनस 19,000 माइनस 500। सर नेट आपको फायदा कितना हुआ? 4500।
कूपन 3000 का है, लेकिन आपका एक्चुअल में फायदा कितना है, लेकिन आपका एक्चुअल में फायदा कितना है 4500 का। अब मैंने आपको दो तरह के रेट फिलहाल यूज करने सिखाया, मैंने 3 तरह के रेट्स का जिक्र किया है। मैंने अपनी अभी तक जितनी भी डिस्कशन की है ना, मैंने अपनी जितनी भी डिस्कशन की है उसमें मैंने 3 तरह के रेट इस्तेमाल किए। एक मार्केट रेट, मैं तीनों के बारे में बताऊंगा ऐसे ऐसे करके, एक कूपन रेट और एक अफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। मैंने जितनी अभी डिस्कशन की ना, सिर्फ थ्योरेटिकल डिस्कशन की, उसमें मैंने 3 तरह के रेट का लफ्ज इस्तेमाल किया, मार्केट रेट, कूपन रेट और इंटरेस्ट रेट और अफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। अभी मैं इन दोनों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, कूपन रेट और आईआरआर में। कूपन रेट तुम्हारी पीरियोडिक कैश पेमेंट को रिप्रेजेंट करता है। कूपन रेट तुम्हारी पीरियोडिक कैश पेमेंट को रिप्रेजेंट करता है। आईआरआर तुम्हारी रियल इनकम को रिप्रेजेंट करता है। कूपन रेट तुम्हारा पीरियोडिक कैश पेमेंट को रिप्रेजेंट करता है, हजार। आईआरआर तुम्हारी रियल इनकम को रिप्रेजेंट करता है 45। इस सवाल में भूल जाओ रेट को। अगर मैं बिल्कुल इन दोनों को कंपेयर करूं, तो इनकम ज्यादा है, कूपन का कैश फ्लो कम है, इनकम ज्यादा है, कूपन का कैश फ्लो कम है। यानी कि इस सवाल में कूपन रेट या सॉरी आईआरआर कूपन रेट से ज्यादा है, आईआरआर कूपन रेट से ज्यादा है। कितना सर? ये था 7.51% और ये था 5%। क्या रीजन है वो भी रीजन भी बताऊंगा, लेकिन पहले ये समझो, हजार के 3 कूपन है, 3000 के कूपन है। टोटल फायदा कितना सर? 3000 के कूपन, 21000 की रिडेम्पशन वैल्यू, 19000 की इन्वेस्टमेंट, 500 की ट्रांजैक्शन कॉस्ट, नेट फायदा 4500। फायदा ज्यादा है, कूपन पेमेंट्स कम है, तो कूपन रेट कम है, आईआरआर ज्यादा है। अब मुझे बताएं कि आईआरआर और कूपन में डिफरेंस आया क्यों? इस सवाल में आईआरआर और कूपन में डिफरेंस आया क्यों? सर इस सवाल में आईआरआर और कूपन में डिफरेंस आए 3 वजह से। इस सवाल में आईआरआर रीजन फॉर डिफरेंस बिटवीन आईआरआर एंड कूपन रेट, रीजन फॉर डिफरेंस बिटवीन आईआरआर एंड कूपन रेट। मुझे पता है ये जो मैंने सवाल सॉल्व किया इसमें रियल इनकम और कूपन कैश फ्लो में डिफरेंस आने का रीजन क्या है? सर इस सवाल में 3 रीजन है। नंबर 1 ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्यों? सर ये जो 500 रुपए की ट्रांजैक्शन कॉस्ट मैंने पे की है, ये जो 500 रुपए की मैंने बैंक फी या बैंक चार्जेस पे किए होंगे, इसने मेरे फायदे को कम किया है ना, तो इस वजह से मेरा मुनाफा कम हुआ है। और क्या सर? डिस्काउंट एट इंसेप्शन या डिस्काउंट एट परचेज भी कह सकता हूं। सर 20000 वाली चीज मुझे कितने की मिली? 19000 में। 20000 वाली चीज मुझे कितने की मिली? 19000 में। तो इसने मेरा फायदा बढ़ाया है या कम किया है? सर 20000 वाली चीज अगर आपको 19000 की मिल रही है तो इसने आपका मुनाफा बढ़ाया है। इस वजह से आईआरआर कूपन रेट से बढ़ता है। और क्या सर सवाल में? प्रीमियम एट रिडेम्पशन। इस सवाल में 3 रीजन है, लेकिन टोटल 5 रीजन होंगे, अभी बताता हूं। इस सवाल में 3 रीजन हैं जिसकी वजह से आपकी रियल इनकम कुछ और है, कूपन इनकम कुछ और है। कूपन इनकम है 3000, रियल इनकम है 4500। 3 रीजन की वजह से। कौन सी? ट्रांजैक्शन कॉस्ट। 500 रुपए की ट्रांजैक्शन कॉस्ट ने तुम्हारा मुनाफा कम किया है। डिस्काउंटेड इंसेप्शन, 20000 की चीज तुम्हें 19000 में मिल गई, 20000 की चीज तुम्हें 19000 में मिल गई, इसने तुम्हारा फायदा बढ़ाया है। प्रीमियम एंड रिडेम्पशन, 20000 की चीज के अगेंस्ट तुम्हें फ्यूचर में कितने मिले? 21000। 20000 की चीज के अगेंस्ट तुम्हें फ्यूचर में कितने मिले? 21000। इसने तुम्हारा मुनाफा मजीद बढ़ाया है। इस सवाल में ये 3 रीजंस थे, लेकिन टोटल 5 रीजंस हैं जिसकी वजह से आईआरआर और कूपन में डिफरेंस आ रहा होगा। ट्रांजैक्शन कॉस्ट, डिस्काउंटेड इंसेप्शन, प्रीमियम एट इंसेप्शन, प्रीमियम एट रिडेम्पशन, डिस्काउंट एट रिडेम्पशन। टोटल ये 5 तरह की चीजें तुम पढ़ोगे टोटल, जिसकी वजह से तुम्हारा आईआरआर तुम्हारे कूपन रेट से डिफरेंट होगा। हम तो जब सवाल सॉल्व करेंगे, हम जब इंपैक्ट देख रहे होंगे तो इन सबका नेट इंपैक्ट देखेंगे। यहाँ जो 7.5% आ रहा है, ये 5% आ रहा है,
ये इन तीन चीजों का नेट इफेक्ट है। लेकिन ये वो पांच चीजें जो तुम्हारे कूपन को तुम्हारे आईआरआर से डिफरेंट कर देंगे, जो तुम्हारे आईआरआर से डिफरेंट कर देंगे, जो तुम्हारी रियल इनकम को कूपन की कैश फ्लो की इनकम से आगे पीछे कर देंगे। सर ट्रांजिशन कॉस्ट ये सवाल है 500 की, मैंने आप कॉन्सेप्ट समझ आ गया। डिस्काउंटेड इंसेप्शन, 20,000 की फेस वैल्यू वाली चीज तुम्हें 19,000 में मिली। इसी तरह कोई ऐसी एग्जांपल भी हो सकते हैं जिसमें प्रीमियम एट इंसेप्शन है। सर प्रीमियम एट इंसेप्शन का क्या मतलब, भाई अगर ये 20,000 वाला बॉन्ड लेट से मुझे 20,500 में मिला होता, अगर 20,000 वाला बॉन्ड लेट से मुझे 20,500 में मिला होगा, ऐसा भी हो सकता है। 20,000 वाला बॉन्ड अगर मुझे 20,500 में मिलता, मेरे ये फायदे को बढ़ाता है या कम करता? सर अगर 20,000 वाली चीज आपको 20,500 की मिलेगी तो आपका फायदा कम होगा ना, तो प्रीमियम एट इंसेप्शन भी हो सकता है। सर प्रीमियम एट रिडेम्पशन इस सवाल में था, 20,000 की चीज रिडीम कितने में हो रही थी? सर 20,000 की चीज 21,000 में रिडीम हो रही थी। इसने तुम्हारे फायदे को बढ़ाया या कम किया? सर 20,000 वाली चीज के अगेंस्ट अगर मुझे 21,000 मिल रहा है तो मेरा फायदा हुआ है, इसने मेरे इनकम को बढ़ाया। सर डिस्काउंट रिडेम्पशन ऐसा भी हो सकता है कि रिडेम्पशन पे 20,000 की जगह 19,000 मिले। ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है कि रिडेम्पशन पे 20,000 की जगह 19,500 मिले। तो अब अगर रिडेम्पशन पे डिस्काउंट है, मुझे बताओ रियल इनकम कम होगी या ज्यादा होगी? सर अगर 20,000 वाली चीज के अगेंस्ट 20,000 से कम पैसा मिल रहा है तो मेरी रियल इनकम कम हो रही होगी। तो ये वो पांच रीजंस है जिसकी वजह से हमारे आईआरआर और कूपन रेट में डिफरेंस आ रहा होगा। एक अगर मैं तुमसे बात करूं, मुझे बताओ ट्रांजिशन कॉस्ट की वजह से आईआरआर कूपन रेट के ज्यादा होगा कम होगा? सर ट्रांजिशन कॉस्ट इज बर्डन ऑन मी, तो ट्रांजिशन कॉस्ट की वजह से आईआरआर कूपन रेट से कम होगा। ठीक है ना सर? इस सवाल में तो ज्यादा आ रहा है, ऐसा क्यों? इस सवाल में 500 की ट्रांजिशन कॉस्ट है तो इस सवाल में आईआरआर ज्यादा क्यों आ रहा है? क्योंकि इस सवाल में सिर्फ ट्रांजिशन कॉस्ट नहीं है, डिस्काउंटेड इंसेप्शन भी है, रिडेम्पशन रेट प्रीमियम भी है। जब इन सबका नेट इंपैक्ट लेते हैं ना तो वो ये रिलेशन बना रहा है। लेकिन डिफरेंट सिनेरियोज में डिफरेंट बातें होंगी। मैं सिर्फ आइसोलेशन में तुमसे कह रहा हूं ट्रांजिशन कॉस्ट की वजह से आईआरआर कूपन रेट से कम होगा क्योंकि रियल इनकम कम होगी। डिस्काउंटेड इंसेप्शन की वजह से मुझे बताएं आईआरआर कूपन से ज्यादा होगा या कम होगा? सर इसको मैं ब्लू से लिखता हूं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट की वजह से तो आईआरआर कूपन रेट से कम होगा। डिस्काउंट एट इंसेप्शन की वजह से आईआरआर मेरे कूपन रेट से ज्यादा होगा। सर प्रीमियम एट इंसेप्शन की वजह से क्या होगा? अगर 20,000 की चीज मुझे महंगी मिलती मेरा फायदा कम होता ना, आईआरआर कूपन रेट से कम होगा। सर प्रीमियम एट रिडेम्पशन की वजह से क्या होगा? आगे जाके 20 की जगह 21 मिल रहे हैं तो क्या होगा? सर फायदा हो रहा है, इसकी वजह से आईआरआर कूपन रेट से ज्यादा होगा। सर क्या बताइए डिस्काउंट रिडेम्पशन से क्या होगा? सर अगर फ्यूचर में 20,000 की चीज के अगेंस्ट सिर्फ आपको 19,000 मिलता है, आपका फायदा कम होता। डिस्काउंट रिडेम्पशन की वजह से आईआरआर आपके कूपन रेट से कम हो रहा होगा। मैंने एक एक रीजन का आईआरआर और कूपन पे क्या रिलेशन होगा वो यहाँ एक्सप्लेन किया। लेकिन इस सवाल में तीन चीजें थी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी थी, डिस्काउंटेड इंसेप्शन भी था, डिस्काउंटेड प्रीमियम भी था। इन तीनों का नेट इंपैक्ट क्या था कि इन तीनों के नेट इंपैक्ट की वजह से मेरा आईआरआर मेरे कूपन से ज्यादा आ रहा था। तो बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे थे कि क्या आईआरआर और कूपन बराबर होंगे? नहीं सर, ये हमेशा बराबर नहीं होगा। इन पांच में से कोई एक या एक से ज्यादा रीजन होगा ना, इन पांच में से कोई एक या एक से ज्यादा रीजन एग्जिस्ट करेगा, तुम्हारा आईआरआर तुम्हारा कूपन डिफरेंट होगा। जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 किया था उसमें ना ट्रांजैक्शन कॉस्ट थी, ना उसमें प्रीमियम एट इंसेप्शन था, ना उसमें डिस्काउंट एट इंसेप्शन था, ना उसमें प्रीमियम एट रिडेम्पशन था, ना उसमें डिस्काउंट एट रिडेम्पशन था। इन पांचों में से कोई भी बात नहीं थी। इस वजह से क्वेश्चन नंबर 1 में 5% का कूपन रेट था, 5% का आईआरआर था। जो मैंने इससे पहले सवाल किया था क्वेश्चन नंबर 1, उसमें आईआरआर और कूपन रेट बराबर क्यों था? क्योंकि सवाल में इन पांच में से कोई एक चीज भी नहीं आ रही थी। क्वेश्चन नंबर 2 में 5 में से 3 चीजें आ रही थी, जिसकी वजह से इंपैक्ट क्या बन रहा था कि आईआरआर कूपन रेट से ज्यादा आ रहा था। तो ये चीजें कॉपी करें, फिर और थोड़ी मजीद डिस्कशन करते हैं। देखिए एक दो कॉन्सेप्ट और डिस्कस करते हैं। इसी एग्जांपल को मैं कर लूं क्वेश्चन नंबर 2 की। मेरे पास 3 साल का बॉन्ड था और जनवरी 2004, 2005, 2006 ठीक हो गया। मैंने इन्वेस्टमेंट की थी 19,500
सही, मुझे मिलेगा 1000, मुझे मिलेगा 1000, मुझे मिलेगा 1000 और 21,000, ऐसा ही है। ये मेरे कैश फ्लोज है, ये मैंने इन्वेस्टमेंट किया, ये मुझे मिलेगा और ये मुझे मिलेगा, ठीक हो गया। तो फिर मैंने कुछ टर्म्स एक्सप्लेन की थी, सर एक टर्म तो आपने बताई कूपन रेट, फेस वैल्यू पे कूपन रेट अप्लाई करोगे तो कूपन का अमाउंट आ जाएगा। आपने एक टर्म बताई थी IRR या अफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, अफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, आपने एक टर्म बताई थी IRR या अफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। ये क्या चीज थी सर? ये वो अमाउंट, ये वो रेट है जो कि आपकी रियल इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मैंने आपको बताया ये वो जादुई रेट है जिसपे फ्यूचर कैश फ्लो की डिस्काउंटिंग करोगे तो वो एग्जैक्ट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट से मैच करेगा। ये वो जादुई रेट है जिससे फ्यूचर कैश फ्लोज की अगर डिस्काउंटिंग की जाए ना तो वो एग्जैक्ट प्रेजेंट वैल्यू, एग्जैक्ट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट से मैच करेगा। यानी कि एनपीवी को जीरो कर देगा, अभी जो मैंने इससे पहले आपको एक्सप्लेनेशन दी तो वो मैंने आपको IRR और कूपन रेट में डिफरेंस समझाया। अब मैं एक और तरीके से समझा रहा हूँ IRR क्या है सर? ये वो रेट है जो कि मेरी रियल इनकम को रिप्रेजेंट करता है, ये वो जादुई रेट है जो मेरे फ्यूचर कैश फ्लोज को एग्जैक्टली मेरी अमोर्टाइज्ड कॉस्ट से मैच करवा देता है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि एनपीवी को जीरो कर देगा। सर चेक कर रहा है, यहाँ देखिए मैं आपको चेक करवाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे मैं मैं 1 जनवरी 2000 पे चेक करूँ, सर 19,500 नेगेटिव, मैं 1 जनवरी 2010 पे हूँ अभी, 1 जनवरी 2010 को, तो 19,500 तो यहीं पे है तो वो नेगेटिव दिखा है। एक साल के बाद 1000 मिलेगा, इसको एक साल में डिस्काउंट करते हैं। IRR कितना था इस सवाल में? 7.51%। दूसरे साल के बाद 1000 मिलेगा, इसको 2 साल में डिस्काउंट करना है। ठीक है, और तीसरे साल के आखिर में 1000 ये और 21,000 ये, यानी कि 22,000 मिलेगा, इसको 3 साल में डिस्काउंट करना है। भाई अगर अफेक्टिव इंटरेस्ट रेट एनपीवी को जीरो कर देता है, किसी भी पॉइंट पे कैरिंग अमाउंट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट को मैच करवा देता है फ्यूचर कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू, तो मेरी इक्वेशन जीरो बननी चाहिए। इस इक्वेशन में मैंने क्या किया सर? मैंने 1 जनवरी 2010 पे ये नंबर लिया नेगेटिव, ये फ्यूचर कैश फ्लोज की डिस्काउंटिंग करती है 1 साल, 2 साल, 3 साल। इसको जरा सॉल्व करें और देखें कि क्या ये जीरो आ भी रहा है या नहीं। सर ये जीरो ही आ रहा होगा, मैंने चेक कर लिया, ये जीरो ही आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि अफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट इसी तरह किया जाता है, कि वो आपकी एनपीवी को जीरो कर दे, पूरे इंस्ट्रूमेंट की एनपीवी को जीरो कर दे। फिर आपने कॉन्सेप्ट में बताया था अमोर्टाइज्ड कॉस्ट का, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट की डेफिनेशन क्या लिखी थी मैंने? सर अमोर्टाइज्ड कॉस्ट की डेफिनेशन आपने लिखी थी फ्यूचर कैश फ्लो की डिस्काउंटिंग यूजिंग द IRR, अब देखिए मैं आपको 1-2 साल के आखिर में IRR से अमोर्टाइज्ड कॉस्ट कैलकुलेट करके दिखाता हूं। 31 दिसंबर 2004 पे कैलकुलेट करना है, 31 दिसंबर 2004 पे अमोर्टाइज्ड कॉस्ट कैलकुलेट करना है। अगर आप 31 दिसंबर 2004 पे हैं, पहले साल के आखिर में, मुझे बताएं फ्यूचर कैश फ्लोज क्या है? सर फ्यूचर कैश फ्लो 1000 है, फ्यूचर कैश फ्लो 21,000 है, इनकी डिस्काउंटिंग करना है। 1000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 7.51% रेज़ टू द पावर 1। क्यों? मैं 31 दिसंबर 2004 पे हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, तो ये 1000 रुपये मुझसे एक साल दूर है, तो मैं इसको एक साल डिस्काउंट करूँगा बस, प्लस 22,000, 22,000 कौन से? ये वाला 21, ये 1,000 ये, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 7.51% रेज़ टू द पावर 2। जरा इसको सॉल्व करके देखिए कितना बनता है। मैं पहले साल के आखिर में 31 दिसंबर 2004 पे, फ्यूचर कैश फ्लो क्या है? 1000 ये 21,000, इन
कि मैं अगर डिस्काउंटिंग करूँ अमोर्टाइज्ड कॉस्ट की डेफिनेशन से, तो मेरे पास अमोर्टाइज्ड कॉस्ट बननी चाहिए। चलिए मैं चेक करता हूँ ये कितना बन रहा है। ये बन रहा है 22,000। मेरा नहीं, मेरे पास जो कैलकुलेटर में बन रहा है ये बन रहा है 1996। मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास बन रहा है ये 1996। अगर मैंने सही कैलकुलेट किया तो जरा चेक करें 2004 पे जो मैंने टेबल बनाया है उस टेबल की क्लोजिंग वैल्यू भी यही बन रही होगी। अगर तो मैंने सारी कैलकुलेशन सही की ना, अगर गड़बड़ कर दी तो गड़बड़ हो गई। अगर मैंने सारी कैलकुलेशन सही की ना, तो जब इसकी जगह पे मैंने एक टेबल बनाया था ना, उस टेबल की क्लोजिंग में देखिए कितना नंबर है। सर उस टेबल की क्लोजिंग में 19,974 ही आ रहा होगा। फ्यूचर कैश फ्लो की डिस्काउंटिंग की आईआरआर से तो मेरे पास अमोर्टाइज्ड कॉस्ट है। सर 2005 में भी चेक करना है, 2005 में भी चेक करते हैं। यहाँ देखिए 31 दिसंबर 2005 पे होता, सही है। यहाँ पे मुझे बता फ्यूचर कैश फ्लो कैसा, फ्यूचर कैश फ्लो सिर्फ ये है, डिस्काउंटिंग करो 22,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 7.51% रेज़ टू द पावर 1 क्योंकि अगर मैं यहाँ आ गया हूँ तो मेरे पास सिर्फ एक साल दूर है ना ये कैश फ्लो, मेरे से सिर्फ एक साल दूर है ना कैश फ्लो, इसलिए मैं सिर्फ एक साल डिस्काउंट कर रहा हूँ। ये बन रहा है मेरे पास 20,463। अगर तो मैंने सही किया तो जरा अपने पास टेबल में देखो, क्या 2005 के आखिर में टेबल में यही नंबर लिखा हुआ है? सर अगर मैंने सही किया ना तो 2005 के आखिर में टेबल में यही नंबर लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। मेरे पास तो बोर्ड पे टेबल नहीं, लेकिन आपके पास वो कॉपी होगा तो आप देखोगे कि 20,463 का ही नंबर आ रहा होगा। मैंने एक और कॉन्सेप्ट कवर किया, क्या अमोर्टाइज्ड कॉस्ट क्या था? सर फ्यूचर कैश फ्लोज की आईआरआर से डिस्काउंटिंग करूं, तो जो नंबर बनेगा वो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट है। ये इसका कॉपी करें तो फिर एक और चीज एक्सप्लेन करता हूं। सर आखिरी कॉन्सेप्ट लेकर आज की क्लास का, अब एक टर्म रह गई थी मार्केट रेट। मार्केट रेट में कोई डिफाइन नहीं कर सकता, मार्केट रेट क्या है? जो भी आपका मार्केट रेट, इंटरेस्ट रेट प्रिवेलिंग इन द मार्केट, जो भी आपकी इंटरेस्ट रेट प्रिवेलिंग होगा मार्केट में, वो मार्केट रेट है। ये हम थोड़ी कैलकुलेट करेंगे, तो आपकी इकोनॉमी डिसाइड कर रही होगी इंटरेस्ट रेट प्रिवेलिंग इन द मार्केट, तो आपका स्टेट बैंक, आपकी गवर्नमेंट डिसाइड कर रही होगी। तो इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बेसिकली ये मार्केट का रेट रिप्रेजेंट करता है। ठीक हो गया? अगर इस पर भी डिस्कशन हो सकती है, लेकिन इस लेवल पे नहीं हो सकती। इस लेवल पे जो मार्केट में रेट चल रहा है, जो इकोनॉमी में रेट चल रहा है, वो आपके लिए मार्केट रेट है। इस पर डिस्कशन करेंगे किसी लेटर स्टेज पे। एक कॉन्सेप्ट देखें, लेट्स से कि जो है ना, मैं एक पीआईबी परचेस करता हूँ, मैं एक पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड परचेस करता हूँ। ठीक है, लेट्स से इसकी फेस वैल्यू है 1000 मिलियन, इसकी फेस वैल्यू है 1000 मिलियन, सही है। मैंने इसको परचेस किया 1 जनवरी 2007 पे। ठीक है, 1 जनवरी 2007 पे जो काइबोर्ड चल रहा है ना, लेट्स से वो चल रहा है 8%, सही। इस बॉन्ड को मैंने जो परचेस किया, इसका कूपन रेट है 8% और इसकी मैच्योरिटी है 3 साल या 4 साल। मैंने एक बॉन्ड परचेस किया, अच्छा मैंने 1000 का बॉन्ड परचेस किया और इसकी मैंने प्राइस भी 1000 पे की। एक एग्जांपल बना रहा हूँ आपको, एक कॉन्सेप्ट समझाने से। मैंने 1000 रुपए का या 1000 मिलियन का एक पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड परचेस किया, प्राइस पे की 1000 रुपए, कूपन रेट है 8%, मैच्योरिटी 4 साल।
1 जनवरी 2007 में मैंने परचेज किया, 1 जनवरी 2007 में कार्बन चल रहा है 8%। सर इस एग्जांपल में जो आपने एग्जांपल बनाई है, इसमें कूपन रेट कितना है? 8%। IRR कोई बता सकता है कितना? IRR कोई बता सकता है कितना? सर जितना डाटा दिया हुआ है ना, तो IRR भी 8% दी है, IRR भी 8% दी है। क्यों? ना मैंने कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट का जिक्र किया, ना मैंने कोई डिस्काउंट एंड इंसेप्शन का जिक्र किया, ना मैंने कोई प्रीमियम एंड इंसेप्शन का जिक्र किया, ना मैंने कोई डिस्काउंट एंड रिडम्पशन का जिक्र किया, ना मैंने कोई प्रीमियम एंड रिडम्पशन का जिक्र किया। उन 5 में से किसी भी एक चीज का जिक्र नहीं किया अपने एग्जांपल में, उन 5 में से किसी भी एक चीज का जिक्र नहीं किया है अपनी एग्जांपल में, तो जो कूपन रेट है वही IRR होगा, अगर मैं इसका अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनाऊं, तो वो कैसा नजर आता होगा? सर अगर आप इसका अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनाए ना अपने लिहाज से, तो वो ऐसा नजर आ रहा होगा। ये 2007, 8, 9, 10 ओपनिंग, इंटरेस्ट, कूपन, क्लोजिंग। ओपनिंग होगा हमारे पास कितना? 1000। इंटरेस्ट कितना होगा? सर ओपनिंग मल्टीप्लाई बाय IRR, तो IRR कितना था? सर IRR 8%। ठीक है, तो इस पे 8% लगेगा 80। कूपन कितना है? कूपन भी 8% है, तो फेस वैल्यू का 8% 80, तो क्लोजिंग कितना होगा? 4 साल तक यही होता रहेगा, ऐसा ही है ना? सिंपल सी एग्जांपल बनाई है मैंने। अगर मैं डे मंथ पे इस PIB को परचेज करूं, तो ये कहानी चल रही होगी। सिंपल है, इसमें तो कोई मसला ही नहीं है। 1000 रुपये का परचेज किया, 1000 रुपये रिडीम होगा, जो मेरी इनकम है वही मेरा कूपन है, IRR सब कुछ बराबर है। सिंपल एग्जांपल। अब लेट्स से कि 31 दिसंबर 2009 पे, 31 दिसंबर 2009 पे मुझे चाहिए कैश की जरूरत, मुझे कैश रिक्वायर्ड है, सही है? और उस वक्त जो है ना, कार्बोन मेरे एग्जांपल में रिप्रेजेंट कर रहा है मार्केट रेट को, 31 दिसंबर 2009 पे मुझे कैश की जरूरत है, मेरी कंपनी को फाइनेंस चाहिए, और कार्बोन चल रहा है लेट्स से 6%। 31 दिसंबर 2009 पे मुझे कैश चाहिए, यानी कि मुझे बॉन्ड बेचना पड़ेगा। सर बॉन्ड मैच्योर कब होगा? सर बॉन्ड मैच्योर 31 दिसंबर 2010 पे होगा, लेकिन मेरी कंपनी को कैश की जरूरत पड़ गई 31 दिसंबर 2009 पे, और कंपनी ने सोचा बॉन्ड बेचना है, और 31 दिसंबर 2009 पे कार्बोन यानी कि मार्केट रेट चल रहा है 6%। मुझे जरा खुद लॉजिकली सोच के बताएं, कोई रॉकेट साइंस, कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ सोचना है आपने कि 31 दिसंबर 2009 पे मुझे जो प्राइस मिलेगी, ये 1000 मिलियन से ज्यादा होगी या कम होगी? ये प्राइस 1000 मिलियन से ज्यादा होगी या कम होगी? मेरा सवाल ये है, तुम्हारा ये मैच्योर तो होना 4 साल के बाद, लेकिन तुम्हारे पास इतनी ताकत नहीं है, तुम्हें तीसरे साल के आखिर में पैसे की जरूरत है, और कंपनी ने बोला भाई 31 दिसंबर 2009 पे ये बॉन्ड बेच दिया जाए। 31 दिसंबर 2009 पे तुमने सोचा बेचने का, तुमने जाके मार्केट में कार्बोन देखा ना, तो कार्बोन है 6%। मुझे ये बताएं कि 31 दिसंबर 2009 पे जब आप इस बॉन्ड को बेचने निकलोगे, आपको 1000 मिलेंगे, 1000 से ज्यादा मिलेंगे या 1000 से कम मिलेंगे? आपको 1000 मिलेंगे, 1000 से ज्यादा मिलेंगे, 1000 से कम मिलेंगे? सर मुझे जो प्राइस मिलेगी ना, वो 1000 से ज्यादा मिलेगी। क्यों सर? पहले तो मैं इसको बिल्कुल लॉजिकली कॉन्सेप्चुअली समझाता हूँ, फिर मैं आपको न्यूमेरिकली भी समझा दूंगा। सर जब आपने इसको परचेज किया था ना, 1 जनवरी 2007 पे, तब कार्बोन कितना था? 8%। आपने एक ऐसा बॉन्ड परचेज कर लिया, जिसमें कूपन कितना मिलता? 8%।
आपने जब 1 जनवरी 2007 को परचेज किया था, काइबोर कितना था 8%, यानी कि मार्केट में रेट कितना चल रहा था 8%। तो आपने एक ऐसा बॉन्ड परचेज कर लिया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से जिसमें 8% का कूपन मिलता है। भाई जाहिर है मार्केट में जो उस वक्त रेट चल रहा है, मार्केट में जो उस वक्त रेट चल रहा है, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसी रेट पे लोन इशू करेगी ना, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसी रेट पे पीआईबी इशू करेगी। तो आपने वो 8% खरीद लिया। 3 साल के बाद काइबोर हो गया 6%, 3 साल के बाद काइबोर हो गया 6%। जरा मुझे सोच के बताएं, आपका फायदा हुआ है नुकसान हुआ है? आपका फायदा हुआ है नुकसान हुआ है? सर हमारा फायदा हुआ है, हमारा फायदा हुआ है। क्यों फायदा हुआ है? इस वजह से कि मार्केट में रिटर्न चल रहा है 6%, मार्केट में रिटर्न चल रहा है 6%, जबकि आपके पास एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो कितना रिटर्न देती है? सर आपके पास एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो कि 8% का रिटर्न देती है। मार्केट में रिटर्न चल रहा है 3 साल के बाद 6%, जबकि आपके पास एक इन्वेस्टमेंट है कितनी रिटर्न दे रही है? 8%। तो आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छी है ना भाई। मैं कह रहा हूं कि मार्केट में जो गाय है वो 6 किलो दूध दे रही है, मार्केट में जो इस दिन गाय मिलती है वो 6 किलो दूध। आप एक ऐसी गाय लेके बैठे हो जो कि 8 किलो दूध दे रही है, तो आपका तो फायदा हुआ ना, आपकी गाय की वैल्यू अच्छी है, आपकी गाय की वैल्यू ज्यादा है। तो सेम यहाँ इंटरेस्ट रेट में भी हो रहा है। तुम्हारे पास एक ऐसा पीआईबी जो 8% का रेट दे रहा है, 3 साल के बाद मार्केट में रेट चल रहा है 6% का, तुम्हें तो 8% का मिल रहा है, तो तुम्हें फायदा होगा। सर 31 दिसंबर 2009 पे मैं अगर इसकी फेयर वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूँ, मैं इसकी फेयर वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूँ, तो वो कैसे कैलकुलेट होगी? सर फेयर वैल्यू की डेफिनेशन रिकॉल करें। व्हाट इज फेयर वैल्यू? फेयर वैल्यू इज प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर कैश फ्लोज डिस्काउंटेड एट मार्केट रेट। फेयर वैल्यू इज प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर कैश फ्लो डिस्काउंटेड एट मार्केट रेट। यहाँ देखें 31 दिसंबर 2009 पे आपको इसकी मैच्योरिटी पे कितना टाइम रहता है? सर 1 साल रहता है, 2010। फ्यूचर कैश फ्लो क्या है? सर फ्यूचर कैश फ्लो मैंने बनाया नहीं है, बना देता हूँ। 80 रुपए का ये एक इंटरेस्ट और 1000 रुपए का प्रिंसिपल। अगर फ्यूचर कैश फ्लो की बात करूं, मैं यहाँ पे हूँ 31 दिसंबर 2009 पे मैं हूँ, फ्यूचर में सिर्फ 80 रुपए का कैश फ्लो रहेगा और 1000 रुपए की प्रिंसिपल रिपेमेंट रहेगी। फेयर वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है? सर फेयर वैल्यू कैलकुलेट की जाती है इन कैश फ्लोज की डिस्काउंटिंग कर दे मार्केट इंटरेस्ट रेट से। इन कैश फ्लोज की डिस्काउंटिंग कर दे मार्केट रेट से। मार्केट रेट कितना है? 6%। जरा डिस्काउंटिंग करें, कितना आ रहा है? 1080 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 6% रेज़ टू द पावर 1। रेज़ टू द पावर 1 क्यों? क्योंकि एक साल ही रहता है। इसकी प्रेजेंट वैल्यू बन रही है 1080 डिवाइडेड बाय 1.6%, 1 प्लस 6%, तो ये बन रहा है 1119। मैंने राउंड अप कर दिया। और लॉजिकली मैंने आपको बताया कि 1119 क्यों ज्यादा, 1000 से ज्यादा क्यों? जब मैंने 1000 का खरीदा तो 1000 से ज्यादा क्यों मिल रहा है? इस वजह से ज्यादा मिल रहा है कि तुम्हारे पास एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो 8% का रिटर्न दे रही है। मार्केट में रिटर्न कितना चल रहा है? 6%। तुम्हारे पास एक ऐसी गाय है जो 8 किलो दूध दे रही है, मार्केट में जो गाय है वो कितना किलो दूध देती है? 6 किलो। तो तुम्हारी गाय ज्यादा अच्छी हुई ना, तुम्हारी गाय महंगी बिक रही होगी। ऐसा ही है। अब मुझे एक बात बताएं, अब देखिए होगा क्या। 31 दिसंबर 2009 पे ये मैंने सारी प्राइसिंग की, मैंने फेयर वैल्यू कैलकुलेट की। मेरी बुक्स में कुछ भी चल रहा है उससे कोई मैटर नहीं करता कि फेयर वैल्यू क्या है। फेयर वैल्यू एक मार्केट से जनरेटेड टर्म है। मार्केट में उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ये है। मेरी बुक्स में तो शायद 1000 चल रहा था, मेरी बुक्स में तो 1000 पे रिकॉर्डेड था, लेकिन मेरी बुक्स की वैल्यू मार्केट वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं करती। मार्केट वैल्यू कितनी है? 1019। मैंने ये इन्वेस्टमेंट कंपनी बी को 1019 में बेच दी। मैंने ये इन्वेस्टमेंट कंपनी बी को 1019 में बेच दी। मेरे पास थोड़ी स्पेस नहीं है, मैं कह रहा हूं कि मैंने ये इन्वेस्टमेंट 1019 में कंपनी बी को सेल कर दी। अब एक बात बताएं, कंपनी बी जो कि कोई दूसरी कंपनी है, उसने ये इन्वेस्टमेंट मुझसे परचेज की। कितने की? सर उसने प्राइस पे की है 1019। उसने मुझसे 1019 की प्राइस इन्वेस्टमेंट खरीदी होगी ना। उसने मुझसे इन्वेस्टमेंट कितनी की खरीदी होगी? 1019 की। उसको कूपन कितना मिलेगा? सर को कूपन मिलेगा 8%। कूपन तो फिक्स्ड है, कूपन तो फिक्स कर दिया था आपने। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जब इसको इश्यू किया था 1 जनवरी 2007 में, तो कूपन तो 8% था। सर इसको रिडेम्पशन पे कितना मिलेगा? इसको रिडेम्पशन पे मिलेगा 1080 रुपए का कूपन और 1000 रुपए की उसके पैसे वापस। जरा लॉजिकली सोच के बताएं कि इसका आईआरआर कंपनी बी के पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूं, कंपनी बी के पर्सपेक्टिव से, अपनी कंपनी के पर्सपेक्टिव से नहीं, जिसको मैंने बेचा है उसके पर्सपेक्टिव से, इसका आईआरआर इसके कूपन रेट से ज्यादा होगा, कम होगा या बराबर होगा? कंपनी बी ने जिसने तुमसे इन्वेस्टमेंट खरीदी 1019 की, कंपनी बी के पर्सपेक्टिव से सर क्या आईआरआर मेरा अलग होगा, सामने वाला का अलग होगा? लाजमी।
तुम्हारी कंपनी के लिए आईआरआर अलग है, तुमने जब उसको बेच दिया सामने वाले के लिए एक नया आईआरआर कैलकुलेट होगा। क्या इसका आईआरआर कूपन रेट से ज्यादा होगा, कम होगा या बराबर होगा? सर कंपनी बी ने इन्वेस्टमेंट को 1019 का खरीदा है, कंपनी बी ने इन्वेस्टमेंट को 1019 का खरीदा है, ऐसा ही है ना? यानी कि प्रीमियम एट इंसेप्शन है, यानी कि प्रीमियम एट इंसेप्शन है कंपनी बी के पर्सपेक्टिव से, और प्रीमियम एट इंसेप्शन होने की वजह से कंपनी बी की इनकम कम होगी। भाई कंपनी बी ने 1000 रुपए वाली चीज 1019 में खरीदी, तो इसका मतलब है प्रीमियम एट इंसेप्शन है, प्रीमियम एट इंसेप्शन की वजह से कंपनी बी की रियल इनकम कम होगी, इसका मतलब है कि इसका आईआरआर इसके कूपन रेट से कम आ रहा होगा। जब मैं इस इन्वेस्टमेंट को बेचूंगा ना 31 दिसंबर 2009 पे कितने का, 1019 का, जो भी कंपनी इसको खरीद रही होगी, मैंने इसको कंपनी बी कह दिया, वो 1019 का खरीद रही है, 8% का कूपन है और फ्यूचर में इसको मिलेगा 80+1000। जब तुम इस सिस्टम का, इस अरेंजमेंट का आईआरआर कैलकुलेट करोगे ना, वो लाजमी 8% से कम आ रहा है। क्यों? क्योंकि इस कंपनी ने इस चीज को प्रीमियम पे खरीदा, इस कंपनी ने इस चीज को प्रीमियम पे खरीदा, तो इस वजह से उसकी आईआरआर उसके कूपन रेट से कम हो जाएगी। कॉपी करें ये, और कोई है जो मुझे ये आईआरआर कैलकुलेट करके बताए, कॉपी भी करें, और कोई है जो ये आईआरआर कैलकुलेट करके बताए कि कंपनी बी के लिए आईआरआर होगा कितना, कंपनी बी के लिए आईआरआर होगा कितना। बस वो मेरे आज के लेक्चर का लास्ट पार्ट है कि आईआरआर कैलकुलेट कैसे होगा। जब तक आप लोग ये कॉपी करें तो फिर हम आईआरआर कैलकुलेट करते हैं उसका। तो बस आखिरी पार्ट देख रहे हैं, हम कंपनी बी के लिए आईआरआर कैलकुलेट कर रहे हैं। सर कंपनी बी ने 31 दिसंबर 2009 पे 1019 की इन्वेस्टमेंट की है, 1019 की इन्वेस्टमेंट की है, बदले में इसको क्या मिलेगा सर? बदले में इसको 31 दिसंबर 2010 पे 80 रुपए का कूपन, 1000 दिया था 80 रुपए का कूपन और 1000 रुपए यानी कि 1080 मिल जाएंगे। आईआरआर क्या था? आईआरआर क्या था सर? एक ऐसा जादुई रेट था, एक ऐसा जादुई रेट था जो पूरे सिस्टम के एनपीवी को जीरो कर देता था। आईआरआर क्या था? एक ऐसा जादुई रेट था जो पूरे सिस्टम के एनपीवी को जीरो कर देता। सिंपल, h = p1 + i की पावर n। मैंने एग्जांपल ऐसी बनाई है कि इस इक्वेशन से सॉल्व हो जाए। सिर्फ एक कैश फ्लो लिया है, फ्यूचर वैल्यू कितनी है 1080, प्रेजेंट वैल्यू कितनी है 1019, आई मुझे मालूम करना है, नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं। फ्यूचर वैल्यू 1080 है, प्रेजेंट वैल्यू 1019 है, इंटरेस्ट मुझे मालूम करना है, नंबर ऑफ ईयर कितने हैं। इसको सॉल्व करोगे ना तो इंटरेस्ट रेट या आईआर 7। अब अगर इसमें ट्रांजिशन कॉस्ट भी होती तो फिर आईआरआर और कम हो जाता। बेसिकली बताने चाह रहा हूं कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट में प्रीमियम या डिस्काउंट का एलिमेंट क्रिएट क्यों होता है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट में प्रीमियम या डिस्काउंट का एलिमेंट क्रिएट इस वजह से होता है कि आगे जाके इंस्ट्रूमेंट का कूपन रेट कुछ और चल रहा होता है और मार्केट रेट कहीं और निकल जाता है। भाई जब मैंने इन्वेस्टमेंट बाय की थी तब कूपन रेट 8% था, मार्केट रेट जब मैंने ये इन्वेस्टमेंट एग्जांपल में जब मैंने ये पीआईबी बाय किया था तो मार्केट रेट कितना था 8%, कूपन रेट कितना था 8%, कोई प्रीमियम कोई डिस्काउंट नहीं था। 3 साल के बाद जब मैंने इसको बेचा कूपन रेट कितना है 8%, मार्केट रेट कितना है 6%। जब मार्केट रेट आगे पीछे हुआ तो इन्वेस्टर अब कम या ज्यादा पैसे देगा, कम या ज्यादा पैसे देगा, इस केस में ज्यादा पैसे दिए, इस वजह से जब मैंने आईआरआर कैलकुलेट किया ना तो वो मेरे कूपन रेट से कम आ रहा है। आईआरआर कंपनी बी के लिए, कंपनी ए के लिए नहीं। कूपन रेट 8%, कूपन आईआरआर 6%। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 31 दिसंबर 2009 पे आप जब कंपनी बी ने इसको बाय किया तो कंपनी ने इसकी बाइंग पे प्रीमियम पे किया 19 रुपए का। कंपनी बी ने इसकी बाइंग पे प्रीमियम पे किया 19 रुपए से, जिस वजह से सारी चीजें ड्राइव हो रही है। आई होप कि ये चीजें क्लियर होंगी और इन चीजों पर डिस्कशन करेंगे जब मजीद न्यूमेरिकल करेंगे। तकरीबन IFRS 9 में आपको पता है कि 80-85 प्लस क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, तो इन चीजों पर मजीद डिस्कशन होगी आने वाली क्लासों में। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अल्लाह हाफिज़।